बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और दुआ करते हैं आज का दिन आपका बहुत ही अच्छा गुजरे, हंसते हुए मुस्कुराते हुए खैर आफियत के साथ गुजरे। नाज़रीन, आप देख रहे हैं रोही एट 10 और मैं हूँ आपकी होस्ट आसमान और इन एक नई सुबह में आपको खुशामदीद कहते हैं। मौसम की अगर हम बात कर लें जनाब, मौसम जो है काफ़ी चेंज हो चुका हुआ है, लेकिन अभी ऐसी ठंड है जो सुबह के टाइम जो है वो बहुत ज़्यादा आपको फील होती है, लेकिन उसमें आपने ये करना है कि अपना सेहत का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, क्योंकि अच्छी सेहत जो है वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आजकल जिस तरह वायरल डिजीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा फैल रही है, मैं रोज़ इस पर बात भी करती हूँ कि इसमें आपने अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। डेंगू जो है वो बहुत तेज़ी से फैल रहा है, इसके साथ साथ जो है इन्फेक्शंस भी हो रहे हैं, तो आपने अपने बच्चों का भी ख्याल रखना है और अपनी सेहत का भी ख्याल रखना है। और मौलाना रूमी की एक बहुत अच्छी बात आप लोगों के साथ जो है वो शेयर करूंगी कि उनका कहना है कि आप दुनिया में ऐसा मुकाम पैदा करें कि लोग आप जैसा बनने की कोशिश करें। तो लिहाजा इंसान को अच्छा बनने की कोशिश करनी चाहिए ताकि लोग जब आपको देखें तो फॉलो करें, और वो खुद में अगर उनके अंदर कोई भी इस तरह की खामी है, कोई कोताही है, तो अपनी खामियों को जो है वो बेहतर करने की कोशिश करें और अपनी इस्लाह कर सकें। इसी के साथ अपने प्रोग्राम का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। आज हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं उनका तारुफ करवा देती हूँ। आज हमारे साथ मौजूद हैं जी डॉक्टर मोहम्मद जाहिद इकराम, हमारे साथ मौजूद हैं जो कि DG MDA से हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक जी, हैं? फाइन। वेलकम करते हैं अपने शो में आपको। बहुत शुक्रिया आपका। और इसके साथ ही जो हमारे साथ दूसरे गेस्ट हैं वो हैं जो हमारे रोही के रिपोर्टर हैं सलमान जमीर। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं जी? वेलकम करते हैं अपने शो में आपको। अच्छा, आज हम सलमान से की बीट की रिलेटेड जो है बात करेंगे। माजरत, क्योंकि मेरा अपना गला भी जो है वो ख़राब है, इसलिए मैं बार बार कह रही हूँ कि सेहत का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए। इनकी बीट से रिलेटेड बात करेंगे, साथ साथ जो है MDA के एक तो महकमे के हवाले से जानेंगे इस टाइम क्या क्या एक्टिविटीज़ चल रही हैं, काम किस तरह कर रहे हैं, क्या क्या हमारे यहाँ पर मसाइल हैं। प्रॉपर्टी के हवाले से लोगों को बहुत सारी मुश्किलात का सामना रहता है। उसके साथ साथ जो है गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटीज़ भी जो हैं वो बनाई जा रही हैं, लोगों के साथ जो है फ्रॉड भी किए जाते हैं। तो उस हवाले से भी इनसे जानेंगे कि क्या क्या चीज़ें जो हैं वो चल रही हैं, इकदामात किए जा रहे हैं। तो सर, सबसे पहले तो आपको वेलकम करते हैं और उसके साथ साथ जो है आपसे यही जानेंगे इस टाइम जो MDA महकमा है वो किस तरह से काम कर रहा है। जी, MDA माशाल्लाह एक एवर ग्रोइंग इंस्टीट्यूशन है और वक्त के साथ साथ बहुत सारी चीज़ें इम्प्रूव हो रही हैं। पहले भी एक अच्छा दायरा था, लेकिन अब कोई लास्ट ईयर से हमने इसकी जो दायरा इख्तियार है वो बढ़ाया है और अपने स्टाफ को भी इम्प्रूव किया। पहले इसके 6 डायरेक्टरेट्स थे, अब इसके 10 डायरेक्टरेट्स हो गए। उसमें जो न्यू एडिशन है वो डायरेक्टरेट ऑफ आर्किटेक्चर और डायरेक्टरेट ऑफ इन्फोर्समेंट है। ये हमने नई एडिशंस किया और डायरेक्टरेट ऑफ लीगल है। तो ये इसकी एडिशन के साथ हमारे माशाल्लाह सेटअप कंप्लीट हो गया। ऑर्गेनाइजेशन अच्छी है, अच्छे स्टाफ भी हमारे पास, ज़्यादा लोग जो है ना यंग हैं, यंग ऑफिसर्स हैं, न्यू एंट्रेंट्स हैं। तो वो जो उनकी यंग एंट्री की वजह से हमारे यहाँ नई नई चीज़ें भी इंट्रोड्यूस हो रही हैं, क्योंकि नए लोग आ रहे हैं तो उनकी सोच भी नए तकाज़ों के मुताबिक, नए दौर के तकाज़ों के मुताबिक है। तो अच्छा, इसमें हम इसको रीबिल्ड भी कर रहे हैं, हम इंफ्रास्ट्रक्चरली भी रीबिल्ड कर रहे हैं, हम अपने ऑफिस कॉम्प्लेक्स को भी बढ़ा रहे हैं। पहले हमारे पास 2 कंपाउंड्स थे, अब हम 4 कंपाउंड्स पे इंशाल्लाह ये जून से पहले पहले शिफ्ट हो जाएंगे। और दूसरी ये बात है कि हम इस सारे अपने सेटअप को इम्प्रूव करने के साथ साथ अपनी सर्विसेज को भी इम्प्रूव कर रहे हैं। इसमें हमने सबसे बड़ा जो इनिशिएटिव्स ये लिया है कि हम अपनी जितनी भी प्रॉपर्टी है मुल्तान में और कमर्शियल रोड्स पे है, जो कि हमारी कंट्रोल रोड्स कहलाती हैं, उसके अंदर जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं उनको हम डिजिटलाइज हमने कर लिया हुआ है 21st रोड्स। और ये काम हमने शुरू किया था इन द मंथ ऑफ अप्रैल और अल्लाह का शुक्र है सितंबर में हमने ये काम कंप्लीट कर लिया। अब हमें पूरी प्रॉपर्टी की डिस्क्रिप्शन हमारे पास ऑफिस में बैठे हम देख सकते हैं कि कौन सी प्रॉपर्टी कहाँ सिचुएट करती है और किस रोड पे है, और उसकी और क्या क्या एस्पेक्ट्स हैं उस प्रॉपर्टी के, कि उस पर कोई लिटिगेशन तो नहीं है और वो अप्रूव्ड है, इलीगल है या अनअप्रूव्ड है या अंडर प्रोसेस है। ये सारी उसकी डिस्क्रिप्शन हमारे पास मौजूद है और इसके लिए हमें फील्ड में नहीं अब जाना पड़ता। सेकेंडली, हम जो अपनी हमारी हाउसिंग सोसाइटीज़ जो हमने बनाई हुई हैं 28 नंबर्स हैं, उनमें हम उसमें भी डिजिटलाइजेशन पे काम हमने शुरू कर लिया हुआ है और इसको हम इस दायरा अख्तियार को और बढ़ाएंगे और जो प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ का भी डाटा हम उसमें फीड करेंगे। और ये सिर्फ डाटा नहीं है, ये उसकी
टोटल डिस्क्रिप्शन है उस प्रॉपर्टी की, और जूमिंग करके हम लाइव उसको देख सकते हैं अपने ऑफिस में बैठे। सही। कि वो किस कंडीशन में है प्रॉपर्टी, उस पर कोई कंस्ट्रक्शन हुई है नहीं हुई, उस पर वायलेशन क्या क्या है अगर उसने कंस्ट्रक्शन की हुई है, ये सारी चीज़ें हम अपने ऑफिस में बैठे देख रहे हैं। इसके अलावा एक और मॉडर्न हमारा है इनिशिएटिव है कि हम अब ड्रोन खरीद रहे हैं। अब ड्रोन्स के हम जितने भी हमारे जोनिंग हैं, उन जोनिंग के मुताबिक हम ड्रोन्स की एक्टिविटीज़ करवाएंगे, अपने स्टाफ को देंगे। तो इसके लिए हमें बार बार कागज़ पे नहीं जाना पड़ेगा, क्योंकि गवर्नमेंट भी अब शिफ्ट कर रही है जीरो पेपर रिजीम की तरफ। ठीक है। तो हम भी उसकी तरफ जा रहे हैं, और वो हम ड्रोन जो व्हीकल माउंटेड होगा, उस व्हीकल माउंटेड ड्रोन को हम भेजा करेंगे फील्ड में, और वो हमें पूरे इलाके की डिस्क्रिप्शन दिया करेगा। सही। और उसको हम अपने ऑफिस में बैठे लाइव देख रहे हो। अच्छा, ये कोई ऐसी चीज़ें हैं जिसका आवाम को सहूलत इसलिए हो जाएगी कि उनके जो प्रोसेस है और जो प्रोसीजर्स हैं वो ज़्यादा तेज़ी से हम कर सकेंगे, और हमें ये सहूलत है कि हम टाइम ज़ाया किए बगैर, अब क्योंकि आबादी भी बढ़ रही है, मसाइल भी लोगों के बढ़ रहे हैं, तो उन मसाइल को हम कम कर सकते हैं, ख़त्म तो नहीं कर सकते। तो उनको मसाइल करने के लिए, हम मसाइल को कम करने के लिए हमारी सारी तवज्जो मरकूज़ है इस वक्त। और दूसरा ये बात है कि हम कुछ इनिशिएटिव्स हैं आवाम की सहूलत के लिए और अपने सर्विस डिलीवरी मैकेनिज़्म को इम्प्रूव करने के लिए, वो जो हम कर रहे हैं। उसमें सबसे बड़ी बात है कि हमने अपनी 16 सर्विसेज को ऑनलाइन कर दिया है, कि उसके लिए एप्लीकेशन देने के लिए ना लोगों को हमारे ऑफिस में आना पड़े, अपने घर बैठे ऑनलाइन अप्लाई करें, उसकी फ़ीस सबमिट करवाएं, अपनी वेरिफिकेशंस करवाएं और उसको प्रोसेस करवाएं। तो इससे ये होगा कि आवाम को जो, क्योंकि आपको पता है कि डे टू डे मसरूफियात हर बंदे की बढ़ गई, लोगों को इतना टाइम नहीं। लोगों के लिए ये है कि जब आप लाइंस में खड़े हों, या लोगों के लिए मुश्किलात तो बहुत ज़्यादा हो जाती है, या फिर आपकी उस टाइम फौरन जो है, अगर आपने एप्लीकेशन दी हुई है या आप अपनी कोई भी कंप्लेंट दर्ज करवाने आए हैं, या उसके ऊपर एक्शन जो है वो फौरन लिया नहीं जाता, उसमें काफ़ी डेज जो है लग जाते हैं। फिर अपने बंदे जो भी साहिल है हमारा, जो भी क्लाइंट है, उसको केस प्रिपेयर करने के लिए हमारे दफ्तर में 5-6 चक्कर लगाने पड़ते थे, फिर उसकी फाइल सबमिट होती थी। अब ये है कि हमने अपनी पूरी गाइडलाइंस डिस्प्ले की हुई है अपनी वेबसाइट पे, और जब ये सर्विसेज हम जिस पोर्टल पे हमने दी हुई हैं, उसमें भी हर जो सर्विस है उसकी जो भी प्री रिक्विजिट्स हैं वो उसमें एनलिस्टेड होते हैं, उसको पढ़ के उसको एक पढ़ा लिखा बंदा आराम से अप्लाई कर सकता है, और चाहे घर से करे, अपने वर्क प्लेस से करे, कहीं से बैठ के। और अगर आप मुल्तान में नहीं भी हैं तो हमारे बहुत सारे क्लाइंट्स हैं जो इस्लामाबाद, कराची, इधर पूरे पाकिस्तान में फैले हुए हैं, कहीं से भी बैठ के अपनी अप्लाई कर सकते हैं, उसको MD आने की। अच्छा सलमान जी, जानते हैं सलमान, आपकी बीट भी इनसे रिलेटेड है, लोगों का क्या रद्द अमल होता है, या क्या मुश्किलात आप देखते हैं बाहर? जाहिर सी बात है, लोगों की भी तो आखिर एक राय होती है। लोगों की जो सबसे ज़्यादा मुश्किलात होती हैं वो ये होती हैं कि उन्हें ये नहीं पता कि हम अपने जो नक्शा जात है वो कैसे मंजूर करवाएं। और जाहिर सी बात है कि हर डिपार्टमेंट का एक अपना एक SOPs होते हैं नक्शे के हवाले से। ख़ास तौर पे अगर मैं बात करूं कि कमर्शियल प्लाजों की और हाउसिंग सोसाइटीज़ की, तो इनके नक्शा जात जो होते हैं ये बिल्कुल ही डिफरेंट किस्म के होते हैं। इनकी अपनी एक SOPs होती हैं जिनके तहत जो डेवलपर्स हैं उन्हें वो सारा कुछ मुकम्मल करके देना होता है, मगर लोगों को ज़्यादातर इस चीज़ की अवेयरनेस नहीं होती, और वो क्या करते हैं कि एक जगह ली फौरी तौर पे, और फॉर द सेक ऑफ इनकम उन्होंने फौरी तौर पे हाउसिंग सोसाइटी काट दी, छोटे से घर बना दिए, छोटी सी गली छोड़ दी। अब उसका इफेक्ट क्या होता है कि वो आफ्टर कम्स आते हैं, जब घर बन जाते हैं और सोसाइटीज बन जाती हैं तो फिर वहां पर बिजली का मसला आ जाता है, क्योंकि वो पास नहीं होती तो जाहिर सी बात है वापडा उन्हें बिजली नहीं देता। फिर सेवरेज का मसला आ जाता है कि सेवरेज पाइपलाइंस नहीं डल सकती, और वो अगर डलती भी हैं तो वो फिर प्राइवेटली तौर पे खुद डलवाते हैं, और फिर वो प्राइवेटली ही हैंडल होती हैं। और फिर उसके बाद ये होता है कि जो घर और सोसाइटीज बन चुकी होती हैं वो थ्रू आउट ही वो प्राइवेटली ही चल रहा होता है। और फिर आपने देखा होगा कि कुछ छोटी सी हाउसिंग सोसाइटीज में ऐसा भी देखने में आया कि रोड टूट फूट का शिकार हो जाते हैं या सेवरेज टूट फूट का शिकार हो जाती है, और वो फिर बनती नहीं है। मगर वो बनती क्यों नहीं है कि वो जाहिर सी बात है जब नक्शा जात ही नहीं उसके पास होंगे तो गवर्नमेंट उसे ओन किस तरह करेगी। सही। तो अभी मतलब MD की तरफ से जो है क्या इकदाम किए जा रहे हैं, इसके मसाइल जो हैं? MDA की तरफ से इकदाम यही किए गए हैं कि MDA कहता है कि आप अपने नक्शा जो हमारे पास जो हमारा अर्बन प्लानिंग डिपार्टमेंट है या टाउन प्लानिंग डिपार्टमेंट है उसके पास आप अपने एप्लीकेशन लेकर आएँ। फ्रेंडेक्स बनाया हुआ है MDA ने। सबसे अच्छी बात तो ये है कि अब लोगों को जो आसानी मिल गई है कि आप फौरी तौर पर जाएंगे फ्रेंडेक्स पर, आप वहां पर जाकर जिस भी किस्म की आपको मालूमात चाहिए
वो आपको फ्रंट डेस्क पर अवेलेबल है। मिसाल के तौर पे अब आपने अगर कॉलोनी या घर का नक्शा पास कराना है तो आप जाएंगे फ्रंट डेस्क पे, उन्हें कहेंगे कि जी हमें अपना घर या कॉलोनी का नक्शा पास करवाना है, तो उसके हवाले से हमें अपने कानूनी जो तकाजे हैं वो हमें बता दें ताकि हम उन्हें पूरा कर लें। तो वो आपको कुछ लेआउट्स देंगे, आपने उन चीज़ों को फिलफुल करके और वो फॉर्म्स जो है वो वापस सबमिट करवाने होते हैं, और उसके बाद फिर आपका नक्शा जो है वो पास होने चला जाता है अर्बन प्लानिंग या टाउन प्लानिंग से। अब जिस तरीके से कमर्शियल की अगर मैं बात करता हूँ, कमर्शियल के हवाले से एमडीए के जो पास रोड्स हैं उस हवाले से एमडीए ये कहता है कि जी आपने 30 फुट, जो कि कुछ प्लेसेस है जहाँ पे 30 फुट है, कुछ प्लेसेस है जहाँ पर 50 फुट है, एज पर जगह कि जी आपके पास अगर 1 कनाल की जगह है तो आपने 20 फुट के करीब छोड़ना है। और अगर आपके पास 1 कनाल से ज्यादा है, जिस तरह मॉल्स आ जाते हैं, तो मॉल्स की एक पूरी कैटेगरी अलग हो जाती है। मॉल्स की कैटेगरी ये होती है कि आपने एक तो 50 है, जितना बड़ा मॉल होगा उस हिसाब से आपने उसकी पार्किंग छोड़नी है। पार्किंग छोड़ने के बाद फिर आपने उस मॉल को कंस्ट्रक्ट करना है। मगर कुछ मॉल्स मुल्तान में देखने में आया है ऐसे भी बने हुए हैं कि जो पार्किंग इतनी ज्यादा नहीं छोड़ते, एसओपी पे अमल नहीं करते, फिर उसके खिलाफ एमडीए कार्रवाइयां करता है। अच्छा सर, इस तरह से बहुत सारे अभी जैसे हम देखते हैं प्लाजा वगैरह जो है बनाए जा रहे हैं जिसमें पार्किंग के हवाले, अच्छा रोड पे ही होते हैं, जिस तरह अभी हम देख रहे हैं ट्रैफिक के हमारे कितने दिन ब दिन मसाइल बढ़ते जा रहे हैं, तो मोस्टली ये होता है कि आपकी जो पार्किंग की जगह नहीं है उस पर प्लाजा तो तैयार हो जाता है, जाहिर सी बात है उसके लिए, लेकिन उसके बाद जब हम देखते हैं तो रोड्स पे रश होता है या फिर रोड एक्सीडेंट हो रहे होते हैं। तो इस पे आप लोगों की क्या एक्टिविटीज हैं? मतलब इस पे जाहिर सी बात है एकदम से नक्शा इस तरह से पास करवा लेना कि जहां पर पार्किंग का ही ना सिलसिला हो। नहीं, सबसे पहले तो मैं ये बात क्लियर कर दूं कि कोई भी प्लाजा या बड़ी बिल्डिंग इस तरह नहीं बनती जो वायलेशन हो रेगुलेशंस की, बेसिक रेगुलेशंस। ठीक है, बेसिक रेगुलेशन सबने पूरी की होती है, लेकिन बाज़ औक़ात ये होता है कि वो बाद में अल्ट्रेशंस कर लेते हैं। जैसे सेटबैक तो छोड़ दिया, उस वक्त कंस्ट्रक्शन ले ली, जब हमसे कंप्लीशन सर्टिफिकेट ले लिया तो उसमें बिल्डिंग में वो अल्ट्रेशंस करनी शुरू कर देते हैं। जैसे टेम्परेरी स्टॉल्स लगाने शुरू कर देते हैं अपनी पार्किंग प्लेस में, पार्किंग छोड़ी हुई है लेकिन उसको कवर करना शुरू कर देते हैं। इस पे हम एक्शन भी लेते हैं और टाइम टू टाइम लेते भी रहते हैं, तो इसको हम ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। दूसरा ये है कि जो पार्किंग उन्होंने ग्राउंड बेसमेंट में दी होती है उसमें कुछ और चीज़ें डाल देते हैं। फॉर एग्जांपल पार्किंग प्लेस पूरी मंजूर करा के बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट कर ली, फिर उसमें उन्होंने कोई बेसमेंट में कोई ग्रोसरी स्टोर दे दिया, कोई सर्विसेज का स्टोर दे दिया, तो उससे फिर लोगों को प्रॉब्लम पैदा होती है। तो सर प्लाजा बनने के बाद फिर उस तरह का कोई एक्शन नहीं होता कि अगर आपने उसमें पार्किंग के लिए जैसे हमारे इंफॉर्मेशन में इस तरह की चीजें आती हैं तो फिर उनके साथ हम करते हैं, उसको चेक भी करते हैं और उनको ख़त्म भी कराते हैं। ऐसी बहुत सारी जगहों पे हमने एक्शन लिया हो। मैं आप ये एक बेहतरीन मौका है मेरे लिए कि मैं मुल्तान के अवाम से बात कर सकूं आपके तवस्सुत से। तो सबसे पहले जो चीज़ है, जब भी आप प्रॉपर्टी खरीदें उस वक्त एहतियात करें। आप प्रॉपर्टी खरीदें जो अप्रूव्ड कमर्शियल प्लाजा है फ्रॉम एमडीए, उनसे चेक करें कि ये आप एमडीए से अप्रूव्ड हैं, और किसी भी अनअप्रूव्ड स्कीम या प्लाजा में आप बिल्कुल इन्वेस्ट ना करें। सही। अच्छा, इस पे मजीद भी इनसे जानेंगे। नाज़रीन, अभी हमने जाना है ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन, रोही 10 में आपको खुश आमदीद कहते हैं। और इसके साथ ही जी NLE हमारे जो लाहौर से हैं प्रोडक्शन के, उनके बेटे अब्दुल हादी की आज बर्थडे है, तो हमारी तरफ से और पूरी रोही टीम की तरफ से विश यू अ वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे। स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह ताला आपको ऐसी हज़ारों खुशियाँ नसीब करे और इसी तरह हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और ज़िंदगी को एंजॉय करते रहें। बचपना वैसे ही बड़ा खूबसूरत होता है। और इसी के साथ जो है चलते हैं अपने सेगमेंट की तरफ, टुडेज़ वेदर। हसन मलिक हमारे साथ मौजूद हैं। हसन से जानते हैं आज दिन भर मौसम कैसा रहेगा, क्या सूरत हाल है? जी आसमा, मुल्तान शहर और गिरदोनवा के अगर आज के मौसम की बात करें तो मुल्तान शहर में खुश्क सर्दी की शिद्दत में इजाफे के साथ साथ धुंध की जो शिद्दत है वो बरकरार है। और आज मुल्तान शहर में धुंध की वजह से अलसुबह से ही मतला हर चीज़ धुंधली दिखाई दे रही है और हद निगाह भी काफ़ी ज़्यादा मुतासिर है। मतला जुज़वी तौर पर अबर आलूद होने के साथ साथ और धुंध की शिद्दत में इजाफा होने के साथ साथ मुल्तान शहर में सूरज जो है वो ना होने के बराबर है। उसकी शुआएँ जो हैं वो बिल्कुल मध्यम मध्यम सी शहर ओलिया के बासियों तक पहुँच रही हैं और हद निगाह मुतासिर होने के बायस 300 मीटर तक महदूद है। और अगर
बात करें मोटरवे की तो M4 मोटरवे और M5 मोटरवे हर किस्म के ट्रैफिक के लिए बंद कर दी गई है। तर्जमान मोटरवे की जानिब से ये भी कहा जा रहा है कि जो ही हद निगाह बेहतर होगी तो मोटरवे को हर किस्म के ट्रैफिक के लिए खोल दिया जाएगा। और ये भी कहा जा रहा है कि शहरी जब सफ़र के लिए निकलें तो फॉग लाइट्स का इस्तेमाल ज़रूरी करें। अव्वल तो गैर ज़रूरी सफ़र से परहेज़ करें, लेकिन अगर निकलना ज़रूरी भी है तो एहतियाती तदाबीर के साथ मोटरवे पर आएँ। आज अगर शहर के कम से कम दर्जा हरारत की बात करें तो आज मुल्तान शहर और गिरदोनवा का कम से कम दर्जा हरारत 8 डिग्री सेंटीग्रेड पर रिकॉर्ड किया गया है। ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत आज मुल्तान का 22 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है। हवा में नमी के तनासुब को देखें तो आज मुल्तान शहर में हवा में नमी का तनासुब 100% तक रिकॉर्ड किया गया है। एयर क्वालिटी इंडेक्स मुल्तान शहर का गुज़िश्ता कई दिनों की तरह आज भी बदतरीन हद तक आलूदा है, जो कि 194 पॉइंट्स पर रिकॉर्ड किया गया है। पाकिस्तान के फ़िज़ाई आलूदा तरीन शहरों की लिस्ट में मुल्तान की स्टैंडिंग को देखें तो आसमा मुल्तान आज चौथे नंबर पर स्टैंड कर रहा है। महकमे मौसमियात की जानिब से ये पेशगोई ज़ाहिर की जा रही है कि आइंदा आने वाले दिनों में मुल्तान शहर में खुश्क सर्दी की शिद्दत में नुमाया इजाफा देखने का इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है। और ये भी कहा जा रहा है कि आइंदा आने वाले दिनों में कोई भी ऐसा बारिशों का स्पेल नहीं है जो 8 से 10 रोज़ तक मुल्तान शहर में दाखिल हो और खुश्क सर्दी की शिद्दत में नुमाया इजाफा देखने को आएगा। और ये खुश्क सर्दी की वजह से बीमारियाँ भी जो हैं गला ख़राब, नज़ला, ज़ुकाम और स्पेशली जो बुखार की बीमारियां हैं, जो वायरल डिजीज़ हैं, ये भी काफ़ी ज़्यादा एक दूसरे से ट्रांसफ़र हो रही हैं, कम्युनिकेशन से एक दूसरे से ट्रांसफ़र हो रही हैं। और तिबी माहिरीन की जानिब से ये पेशगोई ये कहा जा रहा है कि जितने भी लोग हैं जो खांसी बुखार जैसी बीमारियों में मुब्तला हैं वो अव्वल तो मास्क का इस्तेमाल करें, हाथ मिलाने से परहेज़ करें और अपने आप को और अपने चेहरे को ज़रूर ढांप कर रखें ताकि ये वायरल इन्फेक्शन और वायरल डिजीज़ एक दूसरे से ट्रांसफ़र और ट्रांसमिट ना हो। आइंदा 24 घंटों के हवाले से अगर बात करें तो महकमा मौसमियात की जानिब से ये पेशगोई ज़ाहिर की जा रही है कि आइंदा 24 घंटों के दौरान मुल्तान शहर का मतला जुज़वी तौर पर अबर आलूद रहेगा, धुंध की शिद्दत में नुमाया इजाफा देखने को आएगा और मौसम खुश्क और सर्द रहने का इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है। जी बहुत शुक्रिया हसन मलिक आपका। और इसके साथ ही जी हम बात कर रहे थे एक तो MD के हवाले से, जी आप कह रहे थे कि प्रॉपर्टी खरीदते वक्त जो है वो क्या करना चाहिए? वो सबसे पहले एहतियात ये करनी चाहिए कि आपने सबसे पहले उसका लीजिटमेसी चेक करनी है कि लीगल साइट है और जहाँ पे हम इन्वेस्ट कर रहे हैं उसमें यही है कि उसकी प्रॉपर अप्रूवल होनी चाहिए, प्रॉपर ट्रांजैक्शन और उसकी ओनरशिप क्लियर होनी चाहिए। फिर सेकेंडली इमीडिएटली आपको ये करना चाहिए, जैसे आप प्रॉपर्टी अपने नाम पे शिफ्ट करते हैं तो उमूमन मैंने देखा है लोगों को मसाइल बाद में पता चलते हैं और पैदा भी उनके लिए बाद में होते हैं कि वो रेगुलर ट्रांजैक्शन कराने के बाद सेटिस्फाइड होकर घर बैठ जाते हैं। एक कॉलर है जी हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, इशफाक है हमारे साथ, क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कह रहा हूँ मेरा जो मकान है वो विरासती मकान मुझे मिला है, वो तकसीम हो गया भाइयों में और उसको मैं नक्शा बनवाना चाहता हूँ। तरीके का है ताकि कितनी फीस है इसकी? 4 मरले का मकान है जो मैंने लिस्टे में आई है। 4 मरले का मकान है, क्या करना चाह रहे हैं? 4 मरले का मेरे हिस्से में जगह आई, तकसीम के बाद वालदैन के विरासत से मिला मुझे मकान जगह, तो मैं वो बनाना चाहता हूँ उसको। तो नक्शे का क्या तरीकेकार है आपके? किस तरह पास करवाना होगा नक्शा? किन लोगों से मिलना होगा? ठीक हो गया जी, बहुत शुक्रिया बात करने का। जी अपना इशफाक साहब, सबसे पहले तो आप जो अपनी विरासत करवाएं, विरासत में जो आपका शेयर है उसको अलहदा से करवाएं, उस शेयर के मुताबिक अपना नक्शा डिज़ाइन कराएं और उसको हमारी 1 विंडो पे सबमिट करवा दें। तो जैसे हमारी 1 विंडो पे वो सबमिट होगा तो विद इन 15 डेज़ वो आपका नक्शा अप्रूव होकर मिल जाएगा। अच्छा वही ना, फिर नक्शा पास करवाने का क्या तरीक़ेकार है? अगर इस तरह से वो जिस तरह विरासत के हवाले से कह रहे हैं, अगर उसका शेयर उनको मिलता है तो फिर क्या तरीक़ेकार है नक्शे का? उसमें सबसे पहले तो इनका अपना डिज़ाइन है कि उस प्रॉपर्टी को ये डिज़ाइन कैसे करना चाहते हैं। सही है। जब डिज़ाइन कराएं तो हमारी रेगुलेशंस का जितने भी हमारे ये नक्शा नवीस हैं इन सबको पता है कि वो रेगुलेशंस क्या क्या हैं। उसमें आपने उसका ज़ाहिर है आपका हिस्सा तो शायद चंद मरलों में हो, तो सबसे पहले तो अपने बाकी जो आपके को शेयर्स हैं उनकी कंसेंट आपको लेनी पड़ेगी कि जो भी नई साइट आप डिज़ाइन करना चाह रहे हैं अपने शेयर को, तो उसमें आप उसको कैसे डिज़ाइन करेंगे, आपको कौन सा पार्ट मिल रहा है। अब 4 मरले में आप डिवीजन करके, तो हमें तो अब नहीं पता कि आपकी मलकियत कितनी बन रही है, तो अपनी मलकियत के मुताबिक नक्शा बनवाएं। और अगर आपको इस बारे में कोई डिटेल आपको चाहिए तो आप हमारी 1 विंडो पे आएँ, आपको सारी गाइडेंस मिल जाएगी। सही। अच्छा नक्शा आपके उधर भी अगर कोई इस तरह का होगा जिस तरह अपनी मर्जी से इन्होंने नक्शा बनवाया हुआ है, तो फिर आप लोग जो है नक्शा चेंज भी कर सकते हैं? हम उसमें जो करेक्शन कर सकते हैं एज़ पर आवर बाई लॉज,
जो हमारे बायलॉज हैं उसके अपने अपने प्री रिक्विजिट्स हैं। कमर्शियल साइट के कुछ और प्री रिक्विजिट्स हैं, रेजिडेंशियल के कुछ और हैं, बड़े कमर्शियल सेंटर के कुछ और हैं। तो साइज से और उसकी पर्पज से तो बायलॉज चेंज होते रहते हैं। ठीक हो गया। अच्छा जी, हम वापस अपने उस पे बात पे आते हैं। क्या बता रहे थे कि क्या एहतियात करनी चाहिए? सबसे पहले ये है कि प्रॉपर्टी पर सेल परचेज जब करें तो उसके बाद उसका जो सर्टिफिकेट ऑफ ओनरशिप है, जिसको इंतकाल कहते हैं, म्यूटेशन कहते हैं, म्यूटेशन अपने पास उसकी कॉपी जरूर रखें अपने पास। वो आपके जो रजिस्टर्ड डीड है या डॉक्यूमेंट है उसके साथ अटैच करके रखें। वो ऑथेंटिसिटी होती है कि नाउ यू आर दी ओनर ऑफ दैट प्रॉपर्टी। म्यूटेशन के बगैर आप प्रॉपर्टी के ओनर नहीं हो सकते। सही, ठीक है, ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है। तो मैंने रजिस्ट्री करवा ली, बस मतलब आपने इंतकाल नहीं करवाया। मोस्टली लोगों को ये होता है कि रजिस्ट्री करा के समझते हैं कि नाउ दिस प्रॉपर्टी इज माइन। ठीक है, लेकिन ये फाइनल प्रोसेस नहीं है, फाइनल म्यूटेशन के बाद है। जब तक आपका खाना मलकियत में आपका नाम नहीं आ जाता तब तक आप मालिक नहीं है। तो ये फर्द की कॉपी। अच्छा, तब फिर खर्चा होता है कि आप जो है जो जिससे आपने वो उसको रीसेल भी कर सकते हैं। अच्छा, क्योंकि उसका रेवेन्यू रिकॉर्ड में या किसी भी ऐसी ट्रांजैक्शन अथॉरिटी जो है जो उसको ट्रांजैक्शन कर रही है, हम एमडीए वाले भी ट्रांजैक्शन करते हैं ऐसी, तो सेल परचेज के बाद वो ये डेफिनेट नहीं होता कि आप मालिक हो गए। अब जब तक उसकी म्यूटेशन करा के रेवेन्यू रिकॉर्ड में अपना खाना मलकियत में नाम नहीं लेके आते तब तक आप उसका मालिक नहीं है। वो आपको जो सेलर है वो अगर आपने म्यूटेशन नहीं कराई फॉर ए लॉन्ग टाइम तो वो उसको रीसेल भी कर सकता है, क्योंकि मलकियत में वो उसका नाम फ्रॉड तो फिर चलते हैं ना, यहाँ हमारे यहाँ पे ये है कि तो ये सबसे पहले आपको हमारा बहुत रेवेन्यू में एडिच मशहूर है कि मुश्तरी होशियारबाश। तो मुश्तरी वही होता है जो लेने वाला हो, बिल्कुल। तो उसको बड़ा विजिलेंट होना चाहिए इन चीज़ों पे। एक तो लिजिटिमेसी उसकी चेक करें प्रॉपर्टी की, दूसरा प्रॉपर्टी को जब भी ट्रांजैक्शन कराए अपने नाम पे सबसे पहले करवा के म्यूटेशन करवा के फिर आप इत्मीनान में रहें कि ये प्रॉपर्टी अब मेरी है। उसके बाद जो अगर कंस्ट्रक्शन करनी है तो हमारे बायलॉज का हमारे पास ये कंसल्टेशन भी मौजूद है हमारे ऑफिस में। तो हमारे दो वन विंडो चल रहे हैं। ठीक है। तो बड़ी कमर्शियल अगर प्रोजेक्ट है उसके लिए एक सेपरेट है कॉर्पोरेट सेक्टर के लिए, और आम इंडिविजुअल के लिए सेपरेट है, ताकि फैसिलिटेशन दोनों साइड पे। ठीक है, तो वो वन विंडो पे आए, आपको कोई इन्फॉर्मेशन, कोई मशवरा, कोई चीज चाहिए तो हमारी टेक्निकल वहाँ फौरन एक्शन ले लिया जाएगा। फौरन लेंगे इंशाल्लाह। क्योंकि लोगों को याद है कि यार हमारी फौरन हमारा जो मसला है ना वो ऐसे सुना जाए और उस पर अमल किया जाए, हल किया जाए। पब्लिक साइड पे प्रॉब्लम ये है कि हमारा मसला हल नहीं होता, हमारी साइड पे प्रॉब्लम ये है कि लोग अप्लाई नहीं करते। बिल्कुल ऐसे ही है। अवेयरनेस की बात है ना, जितनी अवेयरनेस होगी उतना लोगों के लिए आसानियां भी होंगी। इसके साथ ही सलमान ये बताइए, कारपोरेशन के हवाले से बात कर लेते हैं। कारपोरेशन मुल्तान जो इनकी तजावुज़ात माफिया के खिलाफ जो है वो कार्रवाइयाँ इस टाइम स्टार्ट हैं। क्या क्या चल रहा है? जनरल बस स्टैंड है, निश्तर हॉस्पिटल है, इसके अलावा और भी दीगर हैं इलाके, क्या कहेंगे इस बारे में? देखें जी, जो कि वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी साहब की हिदायत के ऊपर जो है वो इस वक्त ख़ास तौर पे मुल्तान शहर के अंदर तजावुज़ात माफिया जो है वो बड़ा सरगर्म है। तो उसे ख़त्म करने के लिए जो है वो इदारों को टास्क दिया गया, ख़ास तौर पे कमिश्नर साहब को और डिप्टी कमिश्नर साहब को। तो उसके लिए उन्होंने फिर एक टीम बनाई जिसके लीडिंग हेड जो हैं वो हर डिपार्टमेंट के एक अलग हैं। फिर उसके ऊपर एक ACCT साहिबा सीमा मुश्ताक साहिबा जो है वो इसे लीड भी कर रही होती हैं। तो उनके साथ ये टीम्स निकलती हैं। अब जो रोड्स कारपोरेशन के अंडर हैं उन पर कारपोरेशन कार्रवाइयाँ करती है, जो रोड्स MDA के अंडर हैं उस पर MDA कार्रवाइयाँ करता है, और जो रोड्स और इलाके ज़िला काउंसिल के अंडर आते हैं उस पर ज़िला काउंसिल जो है उसका अमला कारपोरेशन के साथ मिलकर या तजावुज़ात के खिलाफ जो है वो कार्रवाइयाँ कर रहा होता है। हालिया दिनों के अंदर जो कारपोरेशन ने एक बड़ी अच्छी कार्रवाई देखने में आई है वो है जनरल बस स्टैंड की और निश्तर। देखिए निश्तर जो है और कार्डियोलॉजी हॉस्पिटल जो है, यहाँ पर पूरे जनूबी पंजाब से लोग आते हैं और एक बड़ा अच्छा खासा रश होता है, जिसकी वजह से अगर आपने विजिट किया हो निश्तर रोड पे ख़ास तौर पे जब फ्लाईओवर आप उतरते हैं और निश्तर रोड के एतराफ़ के अंदर गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा कंजस्टेड हो जाती हैं। तो वो इस वजह से होती हैं कि वहाँ पर ना रेड़ी बांध जो खड़े होते हैं जिन्होंने फ्रूट्स वगैरह सेल करने होते हैं या जूसेस वगैरह या कोई अपना खाने पीने का जो सेलिंग के लिए वहाँ पर वो लोग रोड्स पर आ जाते हैं, जिसकी वजह से एम्बुलेंसेज को खास तौर पे सबसे ज़्यादा मसला पेश है। हाँ जी, तो अब एम्बुलेंसेज में ज़ाहिर सी बात है एक इमरजेंसी सिचुएशन होती है तो फौरी तौर पर उसे फर्स्ट एड मिलना लाजमी है। अब एम्बुलेंसेज के अंदर तो वो फर्स्ट एड नहीं मिल सकती जो हॉस्पिटल्स के अंदर फैसिलिटीज़ दी जाती हैं। तो लोग जो जब एक्वायर कर लेते हैं जगह
तो एम्बुलेंसेस का गुजरना बड़ा मुश्किल हो जाता है और उसकी वजह से लोगों की डेथ्स भी हो सकती हैं, कोई डिलीवरीज भी लेट हो सकती हैं, तो कोई नागहानी आफत भी हो सकती है। तो उस हवाले से निश्तर रोड के ऊपर इन्होंने कार्रवाई की और निश्तर के एतराफ में जितने भी रेडी बांध थे, मुस्तकिल जो तजावुजात थे, वो हालिया दिनों में अंडर दी सुपरविजन ऑफ ACCT सिमल मुश्ताक साहिबा उन्होंने वो क्लियर करवाए और इसके साथ साथ फिर इन्होंने जनरल बस स्टैंड को टच किया। इस पे भी मजीद बात करते हैं। नाज़रीन, अभी हमने जाना है ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। जी, हम बात कर रहे थे जनरल बस स्टैंड के हवाले से। सलमान, जनरल बस स्टैंड पर यह हुआ कि जी लोगों ने बसेस लाना शुरू कर दी रोड्स के ऊपर और इसके साथ साथ रेडी बानों ने उसी तरीके से, क्योंकि शहर से बाहर से लोग आ भी रहे होते हैं और जा भी रहे होते हैं, तो इन्होंने फिर अब ये किया कि एक पूरा जो है वो सेटअप बनाया और उसके खिलाफ क्रैकडाउन करने का फैसला किया। टीम जो है वो यहाँ से गई और उन्होंने तमाम वहाँ से जो रेडी बांध थे उनकी तमाम रेडियाँ इन्होंने कब्जे में ले ली। इसके साथ साथ बसेस को इन्होंने वापस जहां पर अंदर जो गवर्नमेंट की तरफ से एक स्टैंड का दिया गया था जगह, वहां पर उन्हें डिप्लॉयड किया कि आप वहां पर ही खड़ी करें। और उसके बाद कुछ जो जनरल बस स्टैंड पर कब्जा माफिया भी है जो कि अच्छा खासी जगहों पर कब्जा भी करके खड़ा था और उसके साथ साथ उन्होंने फुटपाथ्स को तोड़कर, उनकी बाउंड्रीज को तोड़कर अपनी बसेस को आगे ले आए थे। तो उस पर सबसे अच्छा इनिशिएटिव ये लिया गया डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट की तरफ से कि वो वापस बाउंड्री जो है वो रीबिल्ड कर दी गई और उन्हें उनकी हदूद में रहने की पाबंदी दे दी गई, जिसकी वजह से अब बिहाड़ी चौक और जनरल बस स्टैंड का जो इतराफ है वो रश से अब बड़ा कम नजर आता है। लेकिन वही बात वही है, रश तो कहीं खैर ये कम नहीं हो सकता। कुछ टाइम के लिए एक्टिविटीज़ की जाती हैं और फिर हम देखते हैं कि फिर दोबारा से वही जो है वो सिलसिला चल रहा होता है। अच्छा, इस पर मज़ीद भी बात करते हैं सर। जिस तरह अभी हम रोड्स की भी बात करें कि जो है वो MDA की जो अभी हम सड़कें भी देखते हैं वो भी बदहाली का शिकार हैं, उस पर जो है वो कितना काम हो रहा है? हमारा जी एनुअल डेवलपमेंट प्रोग्राम भी है और हमारा रिपेयर एंड मेंटेनेंस का पूरा बजट होता है पूरे साल के लिए। हमें जो हमारी इस दफा बजट मिला है नहीं, हमारा बजट, हम क्योंकि खुद मुख्तार इदारे हैं, अपना बजट खुद बनाते हैं, तो हमारी ये सड़कों की हालत इतनी बुरी नहीं है। दो सूरतें हाल होती हैं, एक तो ये है कि अंडर कंस्ट्रक्शन हो तब उसकी काफ़ी ख़राब सूरत बुरी नहीं है, बुरी बहुत है रोड्स की। वो मैं आपको बता, जो MDA कंट्रोल रोड्स हैं, आप किसी हमारी 21 रोड्स हैं कंट्रोल रोड्स, वो वेबसाइट पे भी अवेलेबल है डिटेल उसकी। आप किसी रोड पे भी चले जाएं, हमारी रोड आपको टूट फूट वाली नहीं मिलेगी। अच्छा, दूसरी ये बात है कि क्राउन फेलर यहाँ का बड़ा मसला है मुल्तान का, क्योंकि यहाँ आउटलिव्ड हैं सीवर लाइंस, तो क्राउन फेलर होती है, उसी वजह से ख़राब होता है, उसको रिकवर करने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है। ओवरऑल जो जनरल ट्रैफिक है, आप बोसन रोड देख लें, आप ये LMQ रोड देख लें, आप कोई भी ऐसी जो MDA के ज़ेर इंतज़ाम वाटर वर्क्स रोड देख लें, ठीक है, कोई रोड आपको ऐसी बुरी नहीं लगी जहाँ पे अब अप्लाइबल ही ना हो। ठीक है, यही मैं दो सूरत बता रहा हूँ। अब जैसे पिछले दिनों दौलत गेट के सामने जी मेट्रो बस स्टेशन के पास ही एक बहुत बड़ा क्राउन फेलर हुआ। वो क्राउन फेलर नहीं था बेसिकली, हमें बाद में पता चला जी सुई गैस वालों ने वो सड़क उखाड़ी, उनकी कोई लीकेज हुई थी, वो उखाड़ के तो वो वैसे छोड़ के हमारे मसले हैं ना, ये रोड मसले बन जाती हैं, तो फिर वो उनको याद आता है, सेवेज भी याद आती नहीं है, वो हमें गैस का भी कोई मसला हमें फौरन पता चल जाता है। अब आवाम माशाल्लाह बड़ी बाशऊर हो गई है, तो किसी न किसी चैनल पे वो ऑनलाइन एप्लीकेशन भी दे देते हैं, कहीं कन्वे भी कर देते हैं। इवन व्हाट्सएप ग्रुप्स बने हुए हैं ऑफिसर्स के, तो कमिश्नर साहब को शिकायत कर दी, वहाँ से हमें ट्रांसमिट हो जाती है, तो हम उसको जाकर फ़ौरन उसको अटेंड करते हैं। तो उसको रिकवरी में 2-3 दिन लग सकते हैं, उस वजह से वो शायद रोड उस तरह हो। और दूसरा मैं आपको ये बता दूं कि पाकिस्तान के सारे इदारे माशाल्लाह बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। शहरी मसाइल रहते हैं, हमेशा रहेंगे, इन्हीं को हल करने के लिए इदारे होते हैं। ठीक है, आप ये देखें कि आपकी विसिनिटी में, आपके मुल्क की विसिनिटी में, आपके नेबरहुड में, इंडिया देख लें, श्रीलंका देख लें, बांग्लादेश देख लें, अफगानिस्तान देख लें, इन मुल्कों में हम अर्बनाइजेशन के हिसाब से टॉप पे हैं, शहरी सहूलतें प्रोवाइड करने के हिसाब से हम टॉप पे हैं। हम ये तो नहीं कह सकते कि हम कलकत्ता एक शहर का मुकाबला कर रहे हैं, हम मुंबई एक शहर का मुकाबला कर रहे हैं, हम काबुल का मुकाबला कर रहे हैं, हम ढाका का मुकाबला कर रहे हैं, नहीं ऐसी बात नहीं। मुकाबला तो नेशन वाइड होता है। आप उनकी स्टैटिस्टिक्स चेक कर लें, हमारी स्टैटिस्टिक्स चेक कर लें, आपको पाकिस्तान टॉप पे नज़र आएगा। ठीक है, अर्बनाइजेशन में हमारी बहुत अचीवमेंट बहुत ज़्यादा है। ठीक है, सोशल सेक्टर के कुछ इंडिकेटर्स हमारे अभी नेगेटिव साइड पे चले गए हैं, लेकिन ओवरऑल आप देखें शहरी सहूलतों में हम
साउथ एशिया में हम टॉप पे हैं। अच्छा सर, अब लोगों का बड़ा रुझान होता जा रहा है इस टाइम। हम अगर प्रॉपर्टी की बात करें तो लोगों का ये है कि बस किसी तरीके से हाउसिंग सोसाइटीज जो हैं वो बना दी जाएं। प्रॉपर्टी जितनी भी हमने यहाँ पे लोगों को देखी, उन्होंने अपना मोस्टली यही देखा, अच्छा जहाँ पे जिसकी जितनी जमीन है उसने उसमें भी कोशिश की कि बस मैं जो है किसी तरीके से सोसाइटी बना दूं। तो इस पर जो है इसका क्या तरीकेकार है, इसके हवाले से भी थोड़ी लोगों को अवेयरनेस मेरे ख्याल में होनी चाहिए, आप बताएंगे? ये मैं आपको सबसे पहले तो ये रिक्वेस्ट करूँगा पब्लिक से, क्योंकि ये एक सोसाइटी है, इसको सबने शेप देनी है मिल के। महकमा था काम करना है, लेकिन जो जनरल पब्लिक है उसको बहुत ज़्यादा अवेयरनेस की ज़रूरत है इस मामले में, और बिहेव करने की ज़रूरत है। हम बार बार एडवर्टाइज़ करते हैं, हमारी वेबसाइट पे इलीगल हाउसिंग सोसाइटीज़ को हमने पूरा एनलिस्ट किया हुआ है, और लोगों से बार बार रिक्वेस्ट करते हैं कि इनमें सेल परचेज ना करें। अच्छा, क्योंकि लोगों को आइडिया नहीं होता, जितना अभी लोगों के लिए बड़ा है कि अच्छा कि एक आसान उसमें एक साथ में, या आपको जो है आपको बहुत कम रेट पे जो है वो कोई आपको ज़मीन मिल जाए, चलें आप परचेज करें और फिर आप अपना घर बना लें। अच्छा, इसी तरह बहुत सारे लोगों के साथ फ्रॉड हुआ, लोगों की सारी हुआ कि उन्होंने पैसे जो है वो ले लिए और उसके बाद जो है वो ज़मीन, जाहिर सी बात है उनके ना नाम हो सकी, ना वो कॉलोनी का अता, ना कोई पता, ना कोई। हाँ जी, सबसे पहले तो आसमा मैं रिक्वेस्ट करूँगा जनरल पब्लिक से कि परचेज करें प्रॉपर्टी अपनी नीड के मुताबिक। स्पेकुलेटिव बाइंग ख़त्म कर दें। सही कि ये जी फाइलें खरीद रहे हैं, ये फाइल खरीदने वाला काम ख़त्म कर दें। आप प्रॉपर्टी खरीदें, फिजिकल देखें, प्लॉट मौजूद है, उसका आप डील करें, उसको परचेज करें। जब आप फिजिकल चीज को परचेज करेंगे आपके पास फ्रॉड नहीं होगा। लोगों ने बिजनेस पे तो यही बनाया है, लोगों ने फाइलें ले ली, अब ढेर वो सारी जो अगर इन्वेस्टमेंट इसको कर आप अपनी नीड के मुताबिक नहीं लेंगे और इसको एक बिजनेस के तौर पे लेंगे तो फिर इसमें प्रॉब्लम पैदा होगी। जो चीज फिजिकली मौजूद नहीं है, आप उसकी डील कैसे कर सकते हैं? तो स्पेकुलेटिव बाइंग खत्म कर दें। ये बुकिंग करके 5 साल में किस्तें, ये काम अगर ठीक है, अगर एक ऑथेंटिक इदारा है, अगर एमडीएस से अप्रूव्ड है और वो ये स्कीम दे रहा है तो उसमें बेशक आप इन्वेस्ट कर लें। लेकिन एक इदारा मंजूर शुदा ही नहीं है, एक सोसाइटी मंजूर शुदा ही नहीं है किसी भी इदारे से, तो उसमें आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो फिर तो आप अपने इन्वेस्टमेंट को एट रिस्क लगा ही रहे हैं। हाँ, हम कार्रवाई करते हैं ऐसी, जहाँ भी स्कीम्स ऐसी शुरू होती हैं हम उनको अपने रेगुलर एम्बिट में लेके आते हैं, उनको अप्लाई करवाते हैं, उनकी ऑफिस की सीलिंग कराते हैं, उनके हम बल्कि जो डेवलपर्स पुराने भागे हुए हैं उनकी मॉर्गेज प्रॉपर्टीज़ को हम सेल आउट करके उसका डेवलपमेंट वर्क, और लोगों को कहते हैं कि अपनी कोऑपरेटिव सोसाइटीज रजिस्टर कराएं वहाँ के रेजिडेंट्स। वो जब कोऑपरेटिव सोसाइटी रजिस्टर करा लेंगे ना तो हम वो प्रॉपर्टी जो मॉर्गेज हमारे पास पड़ी है हम उस सोसाइटी को दे सकते हैं, वो अपना काम खुद करवा लें। वही ना, ये लोगों के लिए बड़ा इसके लिए लोगों के लिए मुश्किलात हैं। अच्छा, फिर क्योंकि महंगाई है, बेरोजगारी है, लोगों के लिए अब ये भी बड़ा मुश्किल हो गया कि घर कैसे तामीर करना है, या एक आप प्लॉट भी खरीदना है तो आपने किस तरह से खरीदना है। तो ये तमाम चीज़ें जो है कि क्या क्या एहतियात करनी चाहिए सेल परचेज में, इस हवाले से भी। अच्छा, एक तो होता है कि आपने ज़मीन खरीदनी है, प्रॉपर्टी खरीदनी है, या कोई कॉलोनी जो है वो आपने बनानी है। एक होता है कि जब आपने अपनी ज़मीन जो है वो बेचनी है, उसमें क्या तरीक़ेकार है, उसके लिए क्या है? उसमें तो कोई ऐसा इशू नहीं है, उसमें तो एमडीए का कोई आपको नहीं है। सिर्फ आपको सेल करना है ना, तो आपको सबसे पहले जो मैंने पहले बात की कि अपनी ऑनरशिप को इंटैक्ट रखें। ठीक है, ऑनरशिप इंटैक्ट रहेगी, किसी वक्त फर्द निकलवाएं, कहीं से किसी के साथ भी डील करें और उसको सेल आउट कर दें। अच्छा, ये तमाम चीज़ें जो है एक महकमे से आपके उसमें आ जाती हैं, लोग आसानी से इसमें ले सकते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, इसके साथ ही आपसे जानेंगे साफ पानी के हवाले से भी बात कर लेते हैं। सलमान, इस टाइम क्या क्या मसाइल देखने आ रहे हैं? क्योंकि इससे हम देख रहे हैं कि हमारे मुल्तान में साफ पानी तो बिल्कुल ही ना होने के बराबर है। लोगों की जो है बीमारियां, बच्चों में स्पेशली हम देख रहे हैं पेट की बीमारियां बहुत ज़्यादा तेज़ी से फैल रही हैं। उसमें पब्लिक हेल्थ जो है, पब्लिक हेल्थ कमीशन, वो क्या रोल प्ले कर रहा है? देखिए जी, मुल्तान की अगर मैं बात करूं ना, तो मुल्तान में पानी जो है वो बहुत हद तक कंटेमिनेटेड है। इसमें किसी भी डिपार्टमेंट का कोई किरदार नहीं है। इसमें किरदार आता है आपकी फैक्ट्रीज का, आपके वेस्ट मटेरियल्स का, जो कि नहरों में जा रहा है और नहरों से फिर वो जज़ब हो जाता है। अब इसमें आर्सेनिक की मिकदार जो है ना वो बहुत ज़्यादा है। अब मुल्तान की अगर मैं बात करूं तो आर्सेनिक की जो मिकदार है, पीएचई का काम ये होता है कि वो आपके जो पानी है उसे टेस्ट करे। तो शहरियों को चाहिए कि मैं अपने इस प्लेटफॉर्म से यही कहूँगा कि पीएचई एक इदारा बनाया हुआ है, पब्लिक हेल्थ कमीशन ये इदारा है, जिसमें आप अपना पानी जो है वो जाकर टेस्ट करवा सकते हैं, और उसकी फीस भी नॉमिनल सी है, अराउंड अबाउट कोई 500 to 1000 के करीब है। जब भी आप अपनी बोरिंग करवाएं तो उसके लिए आप पानी लें, उसका सैंपल लेकर जाएं और उन्हें कहें ये आप टेस्ट कर दें, इसमें हमें इम्प्योरिटीज बता देंगे कितनी कितनी है, उस हिसाब से फिर आप फिल्टर लगवा लें। आर्सेनिक की मिकदार जो मुल्तान के अंदर है वो 80 to 90 pp है।
ठीक है, इस पे मजीद भी जी बिल्कुल, इस पे मजीद भी आपसे जानते हैं। नाज़रीन अभी हमने जाना है ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। जी, साफ पानी के हवाले से हम बात कर रहे थे। मुल्तान के अंदर जो है वो आर्सेनिक की मिकदार जो है वो 80 to 90 ppb है। अब होता ये है कि जो WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, इसकी जो एक रिकमेंडेशन मिकदार होनी चाहिए आर्सेनिक की, वो होनी चाहिए 10 ppb, मगर हमारा पाकिस्तान स्टैंडर्ड्स जो है वो उसे रखता है 40 to 50 ppb, जो कि वो भी डेंजरस है। मगर पुरसान हाल तो ये है कि हम उस पर भी काबू नहीं पा रहे, और वो आर्सेनिक की मिकदार जो है वो अब 80 to 90 है, जिसे हम क्लियर नहीं करवा सकते, मगर यह है कि उस पर कोशिश की जा सकती है। तो उसके लिए फिल्ट्रेशन प्लांट्स हैं डिफरेंट किस्म के, और केमिकल्स होते हैं, उनसे उस आर्सेनिक को हटाया भी जा सकता है, और भी दीगर इसमें इम्प्योरिटीज पाई जाती है। मगर आर्सेनिक एक वाहिद ऐसी चीज है, क्योंकि इसके ऊपर मैं इस वजह से डिस्कस करूंगा कि ये एक खामोश मौत है। इसका ना तो कोई टेस्ट होता है और ना ही इसका कोई कलर होता है। तो इस बिना पर आप ये एक जब पी रहे होते हैं तो आपको यही नहीं पता होता कि आप एक मौत को अंदर लेकर जा रहे हैं, और वो फिर आने वाले वक्त में क्या करता है कि आपको कैंसर जैसी मोहलिक बीमारी में मुब्तला कर देता है। तो उसके लिए मैं यही कहूंगा कि शहरियों को चाहिए कि अपनी जितने भी घर बनाएं या बोरिंग करवाएं तो पहले पानी को टेस्ट करवाएं और उसके हिसाब से फिर अपने घर में फिल्ट्रेशन प्लांट लगवाएं। सही। इस सिलसिले में मैं अर्ज करूंगा आवाम से कि ना सिर्फ आप जब अपनी बोरिंग सेल्फ बोरिंग पे जाएं तब कराएं, आप टाइम टू टाइम अपने जो वाटर सप्लाई है उसको भी चेक करते रहें। अगर कोई आपको कंटेमिनेटेड वाटर की कोई शिकायत मिलती है तो आप फ़ौरन वासा को इंटीमेट करें, ठीक है, कि ये हमारे यहाँ सप्लाई जो है ना वाटर की वो प्योर अच्छा पानी नहीं आ रहा। तो हम वैसे इंश्योर करते हैं, हमारी जितनी भी वाटर सप्लाई स्कीम्स हैं हम इनकी रेगुलर टेस्टिंग कराते हैं, उसके पैरामीटर्स को चेक करते हैं, वो हमारे ओके होते हैं तो हम अपनी सप्लाई को ओके करते हैं, वरना सप्लाई रोक देते हैं। हमारे यहाँ एक और प्रॉब्लम है कि हमारी जो इवन जो वाटर सप्लाई लाइंस हैं ये भी बहुत आउटलिव्ड है, बहुत ज़्यादा पुरानी है, लेकिन उसमें ये है कि वो जब उसका आउटफ्लो आता है उससे पता चलता है घरों में कैसा पानी जा रहा है। तो अगर आपको इस पर कोई शिकायत हो तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि वासा को फौरन इंटीमेट करें। अच्छा सर, करते भी हैं लोग, फिर वही बात आ जाती है इदारों की तरफ से बहुत सारी चीजें कंप्लेंट्स आती हैं, उनको एड्रेस भी किया जाता है। सही, हम नोट करते हैं, हमारे मैकेनिज्म्स हैं, उसको एड्रेस भी किया जाता है। हाँ, ये है कि उसकी एड्रेसल में हमारी अपनी कैपेसिटी, फंड्स की अवेलेबिलिटी, इनको मदद रखते हैं। कभी कुछ थोड़ी सी देर हो जाती है, लेकिन हमारी कोशिश होती है कि फ़ौरन उसको एड्रेस करें और फ़ौरन उसको ठीक करें। अच्छा, ये इस तरह की बेसिक चीज़ें हैं जो हमारी सेहत से रिलेटेड हैं कि हमने अपने, क्योंकि अभी हम देखते हैं हमारे जिस तरह हॉस्पिटल्स आबाद हुए हैं बहुत बुरे तरीके से कि उन पे ऊपर जो है इतना ओवरबर्डन है, और उसके साथ साथ सेहत की क्या मसाइल हैं आपकी, यही हम देखते हैं हेपेटाइटिस है बच्चों के हवाले से, क्योंकि आप साफ पानी नहीं है, फिर हेल्दी फूड नहीं है। अच्छा, हमारी सब्जियां जो हैं वो भी इसी तरह गंदे सेवरेज के पानी से तैयार हो रही हैं। तो ये हालात हैं हमारे, किस तरह हम तमाम चीज़ों को जो है वो चाह रहे होते हैं कि बस ठीक हो जाए। अच्छा सर, जिस तरह अवाम फातिमा जना स्कीम है, ये क्या है, इसके हवाले से भी बताइए, किस तरह लोग इससे फ़ायदा उठा सकते हैं? नहीं, फातिमा जना स्कीम तो अब हमारी ऑलमोस्ट ओवर हो चुकी है। अब तो हम नई स्कीम को शुरू करने के बारे में सोच रहे हैं। अच्छा, उसमें हमारी अलॉटमेंट कंप्लीट हो चुकी है। ये अच्छी रेजिडेंशियल एक फैसिलिटी है मुल्तान के अंदर, ठीक है, तो वहाँ पे प्लॉट्स हमारे तकरीबन अलॉटेड है सबको, ठीक है। तो वहाँ बस आबादी होने का मसला है। लोग जब फील करेंगे कि हमें घर या रेजिडेंशियल फैसिलिटी चाहिए, हमने वहाँ पे हर फैसिलिटी प्रोवाइड की हुई है। सही। रोड्स, स्ट्रीट लाइट्स, वाटर सप्लाई, एवरीथिंग इज़ देयर, ठीक है। कुछ चीज़ें हैं उसको इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है, जैसे स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स है वो भी अब वहाँ बनना है, ठीक है, वो हम बनाएंगे। वो जैसे वहाँ पे आबादी बढ़ेगी तो वहाँ पे कमर्शियल सेंटर्स हैं वो भी वहाँ बनने हैं, तो वो बन जाएंगे तो ये इट विल बी अ फुल फ्लेज सोसाइटी। सर, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत अच्छा लगा आप हमारे शो का हिस्सा बने, और मेरे ख्याल में तमाम हमारे जितने भी व्यूवर्स हैं उन तक अवेयरनेस भी ज़रूर पहुंची होगी। कोई मैसेज देना चाहें हमारे व्यूवर्स को? बस अपने हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करें, उनका ख्याल रखें, दूसरों के हकूक़ को भी सेफ गार्ड करें, अपने हमसाए के हकूक़ को, अपने हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करना सीखें, सोसाइटी को अच्छी शेप दें, लॉज को पढ़ें, अपने अवेयरनेस पैदा करें कि हमारे हकूक़ हैं क्या, शहरी हकूक़, और इसी तरह अब हम दूसरों का भी ख्याल करेंगे तो ये सोसाइटी हमारी बहुत अच्छी शेप ले जाएगी। अपने इर्द गिर्द का, अपने माहौल का ख्याल रखें, हमें एक बेहतर सोसाइटी बनना है, यही मेरा मैसेज है आपके लिए। बहुत शुक्रिया आपका, और इसके साथ ही सलमान आपका भी बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ रहे। इसके साथ ही नाजरीन, अभी हमने ब्रेक पे जाना है, हमारे साथ रहिएगा। जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हमारे साथ कुछ और गेस्ट मौजूद होंगे।
वेलकम बैक नाजरीन, रोही एट 10 में एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं और उसके साथ ही हमारे साथ गेस्ट भी मौजूद हैं, उनका तारुफ करवा देती हूँ। आज हमारे साथ मौजूद हैं जी कोमल, जो कि मेकअप आर्टिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप कोमल? ठीक ठाक हैं? मैं बिल्कुल बेहतरीन अल्हम्दुलिल्लाह। वेलकम कहते हैं अपने शो में आपको। और इसके साथ ही जो हमारी दूसरी गेस्ट हैं वो है जी खतीजा तोकीर, हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि मोटिवेशनल स्पीकर हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप खतीजा? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल ठीक, माशाल्लाह। वेलकम कहते हैं अपने शो में आपको। थैंक यू सो मच। अच्छा जी, खतीजा से तो हम उनकी जर्नी के हवाले से भी जानेंगे और उनके साथ साथ जो बातें होंगी हमारी इस टाइम की, किस तरह से हमारी जो ख़वातीन हैं उनको क्या क्या मसाइल हैं, उनको किस तरह से मोटिवेशन जो है उनको किस तरह मोटिवेट किया जा सकता है, और इसके साथ साथ समझो हम आज खूबसूरती के हवाले से भी बात करेंगे। आपको पता है कि हमारा सबसे बेहतरीन टॉपिक होता है ख़वातीन को लेकर जो है स्पेशली, कि किस तरह से खूबसूरत दिखना है, स्किन का कैसे ख्याल रखना है, क्योंकि विंटर्स हैं तो आपको पता है कि विंटर्स में जो है स्किन आपकी बड़ी ड्राई हो जाती है, उसको किस तरह से मॉइस्चराइज करना चाहिए, और इसके साथ साथ ग्लो जो है वो बहुत चाहिए कि अपनी ग्लो भी हो, ग्लासी भी हो स्किन, ऐसे ही है ना हुमा? तो सबसे पहले तो है स्किन के हवाले से जान लेते हैं, क्योंकि स्किन की भी बहुत सारी टाइप्स होती हैं, तो इस मौसम में स्पेशली जो है वो स्किन का ख्याल कैसे रखा जाए? जी बिल्कुल, जैसे ही मौसम बदलता है, बदलते मौसम के साथ हर ख़वातीन को, बल्कि लेडीज़ जेंट्स दोनों को चाहिए कि वो अपनी प्रोडक्ट्स जो हैं वो चेंज कर लें। और सबसे ज़्यादा इशू जो होता है वो ड्राइनेस का होता है, खुश्क जिल्द वालों को बहुत ज़्यादा इशू होता है। उसके लिए मैं ये एडवाइस करूँगी कि विटामिन ई के जो कैप्सूल होते हैं वो रात को आप फेस पर अप्लाई करें, उससे फेस बिल्कुल आपका ड्राई नहीं रहेगा। और हैंड्स जो हैं, हैंड और फीट पे आप दोनों पे विटामिन ई के कैप्सूल यूज़ कर सकते हैं। और ऑयली स्किन, बल्कि मैं खुश्क जिल्द वालों को एक और एडवाइस दूंगी कि अगर आप फेस वॉश यूज़ करते हैं तो फेस वॉश यूज़ करना छोड़ दें आप। ठीक है। विंटर में फेस वॉश और सॉप बिल्कुल ना यूज़ करें, आप बेसन यूज़ करें फेस पे, उससे आपकी स्किन बहुत अच्छी रहेगी बेसन के साथ। अच्छा, अभी आजकल हम देखते हैं जो स्पेशली है ना वो ये होता है कि अच्छा केमिकल से आप बचें, जितना आप अपने आप को केमिकल से बचाएंगे स्किन को, उतनी आपकी स्किन जो है ऐसा ही है ना, लोग केमिकल्स वाली बहुत ज्यादा नाइट क्रीम्स खुद से बना लेती हैं, फिर उसके साइड इफेक्ट्स होते हैं बहुत ज्यादा। इससे अच्छा है कि आप कोई ब्यूटी टिप्स यूज करें, वो चीक्स बिल्कुल रेड रेड हो जाती हैं, फिर बाद में उनको बहुत मुश्किल होती है, और ऐसे लोग धूप में भी नहीं जा सकते, और सर्दियों में उनकी और ज्यादा ड्राई हो जाती है। अच्छा, स्किन क्योंकि बिल्कुल बर्न हो जाती है, बर्न हो जाती है बहुत ज्यादा, स्किन की लेयर तह जो है वो उतरती रहती है, और उसके बाद जो स्किन बिल्कुल बारीक हो जाती है। और ऐसे में भी फिर आपको खुद से एक्सपेरिमेंट नहीं करने चाहिए। मैं ये एडवाइस दूंगी आप किसी अच्छे स्किन स्पेशलिस्ट के पास जाएं, अगर आपकी स्किन बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है, फिर आप टिप्स भी यूज ना करें। ये नहीं कि आप पहले अपनी मर्जी कर लें फिर आप टिप यूज करें, तो वो बहुत ज्यादा खराब हो जाएगी। और ऑयली स्किन वालों को मैं यही कहूंगी कि आप एग की जर्दी जो है वो फेस पे अप्लाई करें विंटर्स में, और जिनकी नॉर्मल स्किन है वो एग का मास्क बना के फुल फेस पे अप्लाई करें, वो विंटर में बहुत अच्छा रहता है, ग्लो रहता है। ये लास्ट भी नहीं कि आपने डेली यूज करना है, आप 7 डेज बाद 5 डेज बाद आप यूज कर सकते हैं फुल एग का। सही है। अच्छा, मजीद भी जानते हैं साथ जो है खतीजा से इनकी जर्नी के हवाले से जानेंगे। खतीजा, सबसे पहले तो आपके बारे में जानना चाहेंगे ना कि ये सफर जो है ये कैसा रहा, स्टडीज कहाँ से की, कैसे लाइफ गुजर रही है? अल्हम्दुलिल्लाह, लाइफ बहुत अच्छी गुजर रही है। और जब मुझे यानी कि ये बीमारी मस्कुलर डिस्ट्रॉफी की हुई, उसके बाद तकरीबन मैं 6 से 7 इयर्स की थी जब ये मेन ज़्यादा प्रोमिनेंट होना शुरू हुई, और उसके बाद मुझे साइकिलिंग में और दूसरी एक्टिविटीज़ में काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्टी पेश आती थी। फिर मैं मतलब उसके साथ ये था कि मैं चलती थी और भागती थी, दौड़ती थी, लेकिन मैं आम बच्चों से काफ़ी ज़्यादा मुख्तलिफ थी, सही डिफरेंट थी। जब मैं मतलब उनका अपने साथ कंपैरिजन करती थी, देखती थी कि वो मेरे से ज़्यादा जल्दी भागते हैं, ज़्यादा कुछ वो, और मैं अपने फिज़िकली अपने अंदर काफ़ी ज़्यादा ना वीकनेस और फील करती थी कि मेरे अंदर ना वो पावर नहीं है जैसे दूसरे बच्चों में है। तो बस फिर उसके बाद ये था कि मैं स्कूल जाती थी, मैंने निशात से स्टडीज़ अपनी की, ज़िक्रिया से पढ़ी। फिर उसके बाद मैं तकरीबन 7th क्लास में थी, तो जब मैंने स्टडीज़ कुछ टाइम के लिए छोड़ दी थी, तब क्योंकि मेरी जो बीमारी थी वो काफ़ी ज़्यादा यानी कि ना प्रोमिनेंट होने के साथ साथ ना बहुत ज़्यादा हो गई थी कि मेरे लिए मूव करना बहुत मुश्किल, चलना बहुत मुश्किल था। तो बस फिर उसके बाद कुछ अर्सा स्टडीज़ छोड़ दी थी, फिर उसके मैंने तकरीबन 5 इयर्स तक मैंने अपनी स्टडीज़ नहीं की थी। फिर एक दिन बस मुझे ऐसे ख्याल आ गया कि मैंने भाई पढ़ना है, और मुझे शौक भी बहुत है, और मेरी फैमिली भी काफ़ी एजुकेटेड है, और जिनके साथ जो मेरा एक कज़न ग्रुप था ना जो मेरे था,
तो वो लोग डॉक्टर बन रहे थे और काफ़ी फील्ड में आगे जा रहे थे। तो मुझे एक दिन एहसास हुआ कि ये मैं इनके साथ पढ़ती थी और इनके साथ स्कूल जाती थी और इनसे ज़्यादा अच्छा पढ़ती थी, पोजीशन लेती थी, तो अब मैं इनसे पीछे क्यों हूँ। तो बस एक दिन ऐसे ख्याल आया और मैंने फिर अपनी बुक्स उठा ली और फिर मेरी जो सिस्टर्स थी जो सेकंड नंबर पे हैं, मिसेस एहसन, तो उन्होंने मुझे बहुत प्रमोट किया, उन्होंने बहुत इनकरेज किया, बहुत ज़्यादा ना। तो फिर मैं उनके कहने पे अपनी स्टडी स्टार्ट की और इस तरह मेरा स्टडीज़ का दोबारा लेवल स्टार्ट हुआ, एक जर्नी। और फिर ऐसे करते करते मैंने डबल मास्टर्स कंप्लीट किया। माशाल्लाह। तो अभी आप, जाहिर सी बात है, आपने इस चीज़ को, अपनी वीकनेस को जो है ना अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया, आपने ये शो किया। ये बहुत अच्छी बात है कि इंसान को हमेशा जो है किसी भी चीज़ को लेकर जो है उसको, ये नहीं कि आप डिप्रेशन में चले जाएं, एंजाइटी में चले जाएं, आपने अपनी उसी कमज़ोरी को अपनी पावर बनाना है। हाँ जी, देखिए आप जब जो कमज़ोरी होती है ना, कभी भी आपकी कमज़ोरी के अंदर ही आपकी पावर होती है। बिल्कुल, ये बात आपको समझने की होती है। हाँ। जब मैं ये कहती थी ना कि मैं ऐसी हूँ या डिसेबल हूँ या मैं कुछ नहीं कर सकती, या जब ऐसी फीलिंग्स भी आती हैं, ऐसा नहीं होता कि हर इंसान की स्मूथ लाइफ है। हाँ। एक इंसान की नॉर्मल लाइफ में नहीं, एक नॉर्मल इंसान की लाइफ में भी हाँ। अप एंड डाउन हैं। तो जिस इंसान के साथ कोई ना कोई इशू है, डिफिकल्टी है, तो हम ये कैसे एक चीज़ को इमेजिन कर सकते हैं कि उसकी लाइफ में डिफिकल्टी नहीं है। तो समटाइम्स अप एंड डाउन तो ज़ाहिर आते हैं लाइफ में, लेकिन मुझे ये बात ये एहसास हुई कि जो वीकनेस होती है ना इंसान की, उसी के अंदर उसकी स्ट्रेंथ होती है और बस आपको उसको पहचानने और का एक वो होता है कि सलाहियत होती है कि आप उसको पहचान सकें। तो क्या एक्टिविटीज़ कर रही हो हतीजा? मैं मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन के साथ भी काम कर रही हूँ और एक ऑर्गेनाइजेशन की वाइस प्रेसिडेंट हूँ और एक की जनरल सेक्रेटरी हूँ और एक सोसाइटी फॉर स्पेशल पर्सन के साथ मैं 8 साल से, जाहिदा कुरैशी जो साउथ पंजाब से है, तो उनके साथ भी मैं काफ़ी काम कर रही हूँ फॉर डिसेबल पर्सनस, थैलेसीमिया के पेशेंट्स के लिए। और उसके अलावा भी मैं खुद, जिस तरह लाइफ में मैंने बहुत ज़्यादा चैलेंजेस देखे, तो मुझे ये आया कि इंसान को सबसे ज़्यादा ज़िंदगी में ना जीने की एक उमंग चाहिए, उम्मीद चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल, उसको हिम्मत चाहिए बस। और इंसान के पास सब कुछ आ जाता है, ये नहीं आता, और ये इंसान के अंदर ही ये चीज़ सलाहियत होती है। बिल्कुल सही कह रही है, सब्र का दामन नहीं छोड़ना चाहिए। और बल्कि मैं भी हर लड़की को ये एडवाइस करूंगी कि आज ही अपनी स्टडी कंटिन्यू करें। हाँ, तो फिर मुझे ये था कि बस जैसे मैं डाउन लेवल पे गई हूँ, थोड़ा मेरे पे आया ऐसा फेज और मैं काफ़ी डेप्थ लेवल पे डिप्रेस हुई हूँ, तो दूसरे इंसान को मैं ना ऐसे तकलीफ में ना देखूं। तो मैं खुद तो जो चली गई ना, दूसरे को नहीं देख नहीं सकता। तो फिर मैंने कहा था कि जो दुनिया में लोग ऐसे हैं, तकलीफ में हैं, परेशानी में हैं, या वो अपनी ज़िंदगी में हिम्मत ख़त्म कर चुके हैं, तो मैं उनके लिए एक मिसाल बनना चाहती हूँ, उनको मोटिवेट करना चाहती हूँ, उनको ये बताना चाहती हूँ कि वो अपने आप को कैसे स्टैंड करें और कैसे अपने आप को स्ट्रॉन्ग करें। बेसिकली ये मेरी जिंदगी का मकसद ये था कि आपके ऊपर जो भी गुजर रही है, आप उसको हिडन रख के, अपनी जो वीकनेस है ना उनको हिडन रख के, आप अपनी जो अंदर की दूसरी एबिलिटीज़ हैं उसको आप कैसे एम्पावर कर सकते हैं, कैसे शो कर सकते हैं, कैसे स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं और कैसे उसको एनलाइटन कर सकते हैं। ये मेरा जो था बेसिकली, इसका आपका ये मकसद भी है। ये मकसद भी है। चलें, ये बहुत अच्छी बात है। अच्छा, जाहिर सी बात है आपने इस बीमारी को फेस किया, अच्छा क्या बीमारी थी, इसका कोई इलाज नहीं हो सकता था? क्योंकि जाहिर सी बात है, जिस तरह आपने कहा कि कुछ टाइम बाद आपको जो है फील हुआ कि आपके अंदर उस तरीके से पावर नहीं है। नहीं, ये मैं जब कुछ डॉक्टर्स के अकॉर्डिंग ये बाय बर्थ है, कुछ डॉक्टर्स के अकॉर्डिंग ये बाय बर्थ नहीं है। ठीक है। तो लेकिन ये मेरे फादर खुद डॉक्टर हैं, डॉक्टर तौकीर अहमद, मेरे जो तायब हैं वो डॉक्टर हैं, उनके बेटे। बेसिकली हम एक डॉक्टर फैमिली और बिजनेसमैन, कॉम्बिनेशन ऑफ डॉक्टर एंड बिजनेसमैन उसकी फैमिली से हैं। तो नहीं, मेरे फादर को जब रियलाइज हुआ था तो उन्होंने मेरा ट्रीटमेंट करवाया था, काफ़ी ट्रीटमेंट करवाया, ऐसा नहीं था। तो जब ट्रीटमेंट के बाद, बायोप्सी के बाद जो डायग्नोज हुई थी वो मुझे मस्कुलर डिस्ट्रॉफी लिम्ब गिल्ट हुई थी। तो उसमें ये था कि उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं था। सही। उस वक्त जब ये तकरीबन मेरी 1990 की पैदाइश है, तो उस वक्त ऐसा नहीं था। लेकिन जो फिर विद द पैसेज ऑफ टाइम टेक्नोलॉजी और साइंस ने इतनी तरक्की कर ली, फिर उसकी जो है ना इसका इलाज भी आ गया। लेकिन जब उसकी हमने अपनी रिपोर्ट्स वगैरह भेजी तो वो कहते हैं कि ये एज काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो गई, जैसे स्टेम सेल थेरेपी और ये वाली चीज़ें होती हैं,
तो वो कहते हैं ये इसमें एज फैक्टर बहुत ज़्यादा मैटर करता है। तो बस फिर मेरी जो एज थी एक उसके अकॉर्डिंग वो नहीं हो सकता था, ट्रीटमेंट नहीं हो सकता, उस टाइम ट्रीटमेंट था नहीं जब मैं छोटी थी। और अब जब आया तो वो कहते हैं ये पॉसिबल एज की जो है ना वो वजह से ये पॉसिबल नहीं है। चलें, अल्लाह ताला जो है वो कहते हैं ना, अल्लाह ताला की हर काम में मसलिहत होती है, और ये सबसे बड़ी बात है कि अल्लाह ताला ने आपको इतनी हिम्मत दी ना, जहाँ से एक चीज से आपको महरूम कर रहा होता है ना, बाकी बहुत सारी सलाहियतें आपको उससे नवाज देता है। तो ये अल्लाह ताला के खास करम होता है अपने बंदे के ऊपर। अच्छा जी, यूं ही हिम्मत बनाए रखना है और आगे आप लोगों के लिए देखें ना, बड़ी मोटिवेशन है। हाँ, इंसान को हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, और ये इनकी पावर है कि बहुत अच्छी बात है। मुझे ऐसी खवातीन बड़ी अच्छी लगती हैं जो खुद से एक जो है ना अपनी हिम्मत बनती हैं और फिर आगे जो है लोगों के लिए भी आसानियां करती हैं कि एक चीज आप फेस कर रहे होते हैं और फिर दूसरों के लिए आप आसानियां करने की कोशिश कर रहे होते हैं। ये सबसे अच्छी और पॉजिटिव बात होती है। असल में ऐसी बात ये होती है कि जो हमारी सोसाइटी में जो वुमेन जो है ना वो काफी दबा दी जाती हैं। उनको ज्यादा एक्सप्रेस नहीं होने दिया जाता, या उनको अपनी बात का इजहार करने का मौका नहीं दिया जाता, या अगर वो किसी फेज में है इमोशनली उनको चुप करवा दिया जाता है। वो एक हद तक तो ठीक है, लेकिन जब आप उसको इतना दबा देते हैं ना तो वो फिर एक डिप्रेशन फेज में चली जाती हैं। तो आज को वैसे ऐसे है कि हमारी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बच्चियों को पढ़ने के लिए भेजते हैं, और सोसाइटी में ऐसा होता है कि उनको एम्पावर कर रहे हैं कि बच्चियां बाहर निकलें, पढ़ें और अपना एक स्किल सीखें, अपना फ्यूचर बना सकें। लेकिन जो उसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी भी हमारे पाकिस्तान में मेजॉरिटी ऐसी है जहां बच्चियों को दबा दिया जाता है। उनको अभी भी हम कहें ना, अभी हमने बहुत काम करने, अभी भी हम बहुत पीछे हैं, अभी भी बहुत सारी चीजों को हमें तो ये जो बच्चियां होती हैं ना, हाँ, फिर उनको ये बात समझानी चाहिए कि जिंदगी में इंसान की परेशानियां आती हैं, तकलीफ आती हैं, मसाइल आते हैं। आप अगर किसी का भी ले लें, इंसान की जिंदगी किसी की भी मुकम्मल नहीं है। अगर एक इंसान को ये लगता है कि ये चलता है, फिरता है, खाता है, उठता है, बैठता है, तो या इसके पास गाड़ियां हैं या पैसा है या इसके पास सेहत है, औलाद है, तो वो मुकम्मल है, कंप्लीट है। मैं ये समझती हूँ कि सिर्फ अल्लाह की जात मुकम्मल है, उसके अलावा जो है ना आपकी कोई भी चीज परफेक्ट नहीं है। कोई ना कोई चीज ऐसी जरूर होगी जिसकी वजह से वो अपसेट होगा, या उसकी कमी होगी, या उसकी जात के अंदर किसी चीज की कमी जरूर होगी। और ये जरूरी तो नहीं होता कि मतलब किसी भी टाइम अच्छा बुरा टाइम आ जाता है, इसलिए चाहिए कि लड़कियों को लाजमी वो तालीम दें कि ताकि उनके पास एक आपका प्रोफेशन है ना, ये भी लड़कियों के लिए बहुत बेहतरीन है। जबरदस्त। अभी मेकअप हम बात करते हैं या हम लोग अभी देखते हैं कि फैशन के हवाले से बात होती है। अच्छा, ये एक ऐसा बच्चियों के लिए एक सिक्योर भी है, एक प्रोफेशन, घर बैठे आप अपनी ट्रेनिंग, अभी तो खैर बहुत ज्यादा इसके ऊपर काम हो रहा है। हम देखें पहले एक होता था अच्छा सैलून के ऊपर इतना जाना, अच्छा काम करना, अभी खवातीन के लिए बहुत सारी आसानियां हैं, डेली कोई न्यू चीज आई हुई होती है। ये भी एक मैं समझती हूँ ऐसा समंदर है ये प्रोफेशन। आप जितना सीखते जाएं ये खत्म नहीं होता, ये खत्म नहीं होता। अच्छा, कुछ ना कुछ ट्रेंड्स चेंज हो रहे होते हैं आए दिन। अभी मेकअप के लाइनर का कुछ और ट्रेंड चल रहा था, कुछ टाइम पहले कुछ और है। आजकल सर्जरी का बहुत ज्यादा ट्रेंड है। और इसके अलावा ये नहीं कि ये फीमेल करवा रही है, मेल भी करवा रहे हैं बहुत ज्यादा ना सर्जरी। और वो कहते हैं ना हर इंसान को खूबसूरत दिखना है, मतलब अगर खूबसूरती उसको खूबसूरत का बहुत ज्यादा चल रहा है, हेयर ट्रांसप्लांट। अच्छा जी, मजीद भी इनसे जानेंगे। नाज़रीन, अभी हमने जाना है ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन जी। सर्जरी के हवाले से हम बात कर रहे थे कि खूबसूरत जो है ना उसमें क्या है, खूबसूरती में मजीद इजाफे के लिए खूबसूरत दिखना तो हर इंसान, लेकिन समटाइम सर्जरी बिगड़ जाए तो वो हाथ में नहीं आती फिर। लेकिन सर्जरी ये नहीं कि आप किसी भी कोई सर्जन गए, हम सर्जन आ जाए, आप अच्छे वाले सर्जन से जाके करवाएं और जरूरत हो तब। लेकिन ना सर्जरी की तरफ ज्यादा लोगों का करती हो कि सर्जरी करवाई। देखिए काफी लोग ऐसे होते हैं उनकी एज इतनी ज्यादा नहीं होती, लेकिन फोरहेड पे आपने देखा होगा लाइंस पड़ जाती हैं बहुत ज्यादा। उनके लिए होता है कि वो आप ट्रीटमेंट कराएं, फिर वो सेट हो जाती है एज के अकॉर्डिंग। किसी के नोज का इश्यू होता है, लिप्स का होता है, अगर जरूरत हो तब करवाएं। मैं ये नहीं कहती कि आप लाजमी सर्जरी अपने फेस की कराएं। और खूबसूरत दिखने के लिए हर इंसान का शौक होता है कि हम प्यारे लगे। इस तरह हेयर ट्रांसप्लांट का भी बहुत ज़्यादा चल रहा है। और अगर किसी को हेयर फॉल का इशू हो, ना रुक रहा हो, तो आप टिप्स वगैरह यूज़ ना करें। उसके लिए PRP का हो रहा है, वो आप लाजमी करवाएं। अच्छा, PRP तो खैर बहुत ज़्यादा इसके इफेक्ट्स भी काफ़ी लोगों को आए भी हैं। लोग क्योंकि अभी हम जिस तरह देखें ना कि सैलून में बहुत ज़्यादा पहले ट्रेंड था
अभी क्योंकि फेशियल भी तो आपके डिफरेंट उसमें आ गए हैं हाँ, फेशियल उसमें हम लोग देखते हैं कि जी आपका हाइड्रा फेशियल आ गया है, आपका डिफरेंट, और अभी तो खैर बहुत सारी चीजें आती जा रही हैं, बहुत ज्यादा आती जा रही है, वाइटनिंग इंजेक्शन आ रहे हैं, हर चीज का साइड इफेक्ट तो होता ही है। हाँ ये बात है। लेकिन आप क्या समझती हैं अगर इन तमाम चीज़ों में, क्योंकि ये हम चले जाते हैं, ये थोड़ा एक्सपेंसिव आपके, जैसा हम कहें कि आपने हाइड्रा फेशियल करवाना है तो भी वो एक्सपेंसिव ही है आपका, 7-8 हज़ार, अफोर्डेबल नहीं हर किसी के लिए नहीं बिल्कुल है, ऐसा ही है। अगर किसी को जैसे हेयर फॉल का इशू है, सब पहले तो अल्लाह पाक ने हर इंसान को इतना खूबसूरत बनाया है कि सर्जरी की जरूरत नहीं है। आप रेगुलर रूटीन में अच्छा अपना ट्रीटमेंट करवाएं, रखते रहें, घर में भी आप अच्छी टिप्स यूज करें फेस के अकॉर्डिंग। ऑयली स्किन के सेपरेट होती है, ड्राई की अपनी स्किन के अकॉर्डिंग। और अगर किसी को मॉइस्चराइज, आप नहीं समझती कि मॉइस्चराइजिंग जो है वो हर स्किन के लिए अच्छी है, चाहे ऑयली है चाहे ड्राई है, ऑयली स्किन के लिए भी डिफरेंट होता है। मतलब एक दफा आप लाजमी विंटर में भी और समर में भी आप जाके आप किसी अच्छे स्पेशलिस्ट से पूछें और आप वो यूज करें, खुद से ना यूज करते रहें, ठीक है, उसके फिर साइड इफेक्ट होते हैं। और अगर किसी को हेयर फॉल होता है तो आप डाइट अच्छी लें, डिप्रेशन ना लें। हेयर फॉल की सबसे आजकल जो ज्यादा मेन पॉइंट है ना, ज़हनी दबाव, टेंशन, और इसके अलावा कोई मेडिसिन का ज़्यादा इस्तेमाल कर रहा हो, कोई खुराक मतलब अच्छी नहीं ले रहा हो, खून की कमी हो रही हो, उसकी वजह से भी हेयर फॉल होता है। ऐसा नहीं होता कि लास्ट में आपको हेयर फॉल हो रहा है तो आप PGR करवाएं या कुछ भी यूज़ करना स्टार्ट कर दें। अच्छा, अगर इसमें कोई मेन रीज़न ऐसा ना भी हो कॉमन, तो फिर उसके पीछे क्या फैक्टर होता है कि इंसान के वो फिर बाय मतलब उसकी जो अंदर नहीं, हेयर फॉल का मेन पॉइंट यही होता है, या तो आपकी डाइट अच्छी नहीं होती या खून की कमी होती है। अच्छी ग्रोथ भी तो नहीं होती ना, खून की कमी का होता है कि उसके लिए फिर ये होता है कि आप अच्छा सा आप जैसे आप सर्दियां हैं, सर्दियों में हेयर फॉल अगर किसी को बहुत ज्यादा हो रहा है तो विटामिन E के कैप्सूल बहुत जबरदस्त हैं, आप नारियल के ऑयल में यूज करें। इससे हेयर फॉल आपका 7 डेज 15 डेज में रुक जाएगा, बिल्कुल स्टॉप हो जाएगा। ये बहुत अच्छी होम रेमेडी है। अच्छा, ये तो वैसे ही नारियल का तेल जो है ना वो वैसे ही आपके लिए। और अगर किसी को डैंड्रफ बहुत हाँ। ज्यादा होता है, सर्दियों में डैंड्रफ का बहुत इश्यू रहता है कि ये हम कहीं भी जाएंगे हमारे शोल्डर पे ऑयलिंग से इतनी दूर भागती थी, यकीन करो मुझे लगता था यार ऑयल लगाना एक सबसे मुश्किल तरीन काम है। और फिर उसकी वजह से बाल क्योंकि मेरे बड़े डैमेज हुए, फिर मेरा डेली का काम इस तरीके से जी, जैसे आप कह रही हैं कि कोई नहीं अफोर्ड कर सकता, अगर डैंड्रफ का किसी को इश्यू है तो वो आम सरसों के ऑयल में, नारियल के ऑयल में थोड़ा लीमू के ड्रॉप यूज करके ना आप आधा घंटा नहाने से पहले लगा लें तो आपका डैंड्रफ बिल्कुल भी नहीं होगा। ये बहुत अच्छा आपके लिए सीरम भी है और डैंड्रफ से जान भी छुड़वाई जा सकती है। अच्छा, जितनी भी ऑर्गेनिक चीजें हैं उनका बेनिफिट तो है ही, बहुत जबरदस्त है। एलोवेरा जेल आप यूज करें, घर में रख लें, बहुत ही घर में ऐसे पौधे लगे हुए हैं बेशुमार, पे यूज करें आप उसको, हेयर्स में यूज करें। और इसके अलावा आज मेरे पास एंटी एजिंग और एंटी रिंकल्स वालों के लिए एक बहुत अच्छी टिप है और जिसको मैंने बहुत से लोगों को यूज करवाया है और उनको बहुत अच्छे रिजल्ट मिले हैं। और सबसे पहले करना कि आपने थोड़ी सी लौंग लेनी है, घर में ही होती है लौंग, और उसके साथ नारियल का ऑयल लेना है। ठीक है। 2 टेबलस्पून नारियल का और तकरीबन 4 या 5 लौंग लेनी है। ठीक है। इसको अच्छे से हल्की आंच पे पका लेना है, तकरीबन 15 to 20 मिनट्स। ये नहीं कि वो जल जाए, रख के साइड पे हो जाना है। तो वो जब अच्छे से उसमें पक जाए ना, फिर आपने ठंडा करके दूसरे नारियल के ऑयल में डाल के और इसको फेस पे स्प्रे करना है या यूज करना है। अच्छा। ये एंटी एजिंग और एंटी रिंकल्स में 100% रिजल्ट दे रहा है। ठीक है, मतलब आपने कितनी देर इसको पकाना है? 15 to 20 मिनट्स या 10 मिनट्स, देख लें जितने में मतलब आपका हो जाए। हल्की आंच पे होगा, थोड़ा ज्यादा टाइम पर हो ना, उसके ज्यादा बेनिफिट होते हैं। और ये बहुत थोड़ा थिक हो जाएगा या क्या होगा उसका? ठीक नहीं होगा, वो लौंग उसके अंदर पक जाएगा तो सारे ऑयल में नहीं अंदर आ जाता है, उसके अंदर आ जाएगा। सही है। और आप मुझे लगता है खतीजा के भी बड़े इंटरेस्ट है ना खतीजा? आप इसको शावर वाली बॉटल में सेव कर लें या किसी चीज में सेव कर लें। एंटी रिंकल और एंटी एजिंग स्किन वालों के लिए 40+ हो या 30+ हो, वो लाजमी यूज करें। ठीक है, ये तो तुमने बड़ी एक घर की होम रेमेडी और बड़ी आसान सी, इसमें ज्यादा आपके पैसे भी नहीं लगेंगे, लेकिन ऑयल नारियल का होना चाहिए, सरसों में नहीं यूज करना। नारियल का तेल भी अच्छा है। बादाम का तेल जो है वो कैसा है स्किन के लिए? स्किन के लिए वैसे अगर ड्राई वगैरह स्किन हो, हैंड फीट्स के लिए ठीक है, आप यूज कर सकते हैं जैतून का, नारियल का भी, बादाम का, आलमंड का। लेकिन जो एंटी एजिंग और एंटी रिंकल्स आपके रिमूव होंगे ना, वो ये नारियल और लौंग वाले मिक्सचर से होंगे। ये एक बेहतरीन हल है जी। और चिकनाहट वाली चीज अगर किसी की बहुत ज्यादा है, उसे इश्यू होता है, तो वो थोड़े से पानी में ना नमक का मिक्सचर बना रहे हैं आप अच्छे से, उसको भी शावर वाली बॉटल में रख लें
ठीक है। तो आप दिन में 2 बार इसको यूज करें, आप देखेंगे खुद आपको फर्क यूज होगा। और इसके अलावा जैसे अगर किसी ने मेकअप पे करना हो, अपना ऑयली स्किन के लिए बहुत इश्यू होता है कि थोड़ी देर बाद वो बहुत ज्यादा ऑयली हो जाती है, तो उनके लिए एक मेरे पास बहुत अच्छी टिप है कि पहले आप 3 गर्म पानी से अपने फेस को सॉफ्ट या जो चीज़ भी हो अच्छे से आप वॉश करें, ड्राई कर लें। ड्राई होने के बाद आपने थोड़ा ठंडा पानी फेस पे डाल देना, ठीक है। उससे बहुत अच्छा बाद में आपका मेकअप रहेगा, ऑयल नहीं आएगा। चलेंगे आज उसके लिए बोटेनिकल मास्क भी तो बहुत अच्छे होते हैं। हाँ, ये बिल्कुल मतलब जल्दी वाला है, जिनको दिक्कत भी होती है ये कह रही है कि फटाफट जो आपको लग रहा हो कि अभी कोई प्रोडक्ट आपने यूज करनी है या कुछ इस तरह से करना है, उससे बचने के लिए अगर हम कॉर्नफ्लोर के अंदर थोड़ा सा दूध का भी मिक्सचर रॉ मिल्क डाल के अगर फेस पे अप्लाई करें ना, तो वो भी आपकी ऑयली स्किन को वो कर देता है। ये जरूर कहूंगी कि जो खुद भी ट्राई करती रहती हो, मास्क वगैरह बनाती रहती हो? नहीं, वैसे तो मैं प्रोडक्ट्स यूज करती हूँ ऑर्गेनिक और दूसरी काफी, तो वो तो मेरे लिए तो अफोर्ड करना इजी है, लेकिन वैसे मैं इस तरह के टिप्स भी बहुत यूज किए हुए हैं, तो मुझे इसके बेनिफिट बहुत अच्छा था। मैंने एक कॉर्नफ्लोर के अंदर रॉ मिल्क डाल के वो फेस पे अप्लाई किया था, तो उससे मेरा फेस काफी वाइट और उसमें ना वो दाने भी खत्म हो गए थे और स्किन भी काफी ग्लो और वाइट हो गई थी। जैसे पेस्ट बना लेते हैं ना, का मैं भी आजमाऊंगी अब घर जाके। हाँ ठीक है जी, इनसे मजीद भी बातें होंगी। नाज़रीन, अभी चलते हैं अपने सेगमेंट की तरफ, आज के भाव। शकील सुल्तान हमारे साथ मौजूद हैं। शकील से जानते हैं आज मार्केट में सब्जियों फलों के क्या रेट्स हैं। जी, बात करते हैं मुल्तान शहर में आज के सब्जियों और फलों के ताज़ा भाव की। तो सब्जियों और फलों की मार्केट में खुदसाख्ता महंगाई का ताहाल हल नहीं निकाला जा सका है। सब्जियों और फलों की मार्केट के नर्ख कुछ और हैं, जबकि उसके साथ सरकारी कीमतें जो हैं वो कुछ और ही मुकर्रर की गई हैं। जिसमें आज के ताज़ा कीमतों की बात करें तो चाइना लहसुन सरकारी कीमत में जो है वो 580 रुपये फ़ी किलो मुकर्रर किया गया है, जबकि मार्केट में अभी भी 600 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से फ़रोख्त हो रहा है। चाइना लहसुन गुज़श्ता 1.5 माह से अभी 600 रुपये किलो तक बरकरार है, इसकी कीमत में कोई कमी देखने को नहीं मिल रही। थाईलैंड अदरक की भी सूरत हाल कुछ ऐसी ही है, 480 मार्केट का रेट है, 396 जो है वो सरकारी रेट है और इसकी कीमत भी 1.5 माह से कोई ऊपर नीचे नहीं हो रही। जबकि मटर 200 रुपये फ़ी किलो हुआ है, जबकि इसकी सरकारी कीमत जो है वो 200 से 100 कम मुकर्रर की गई, 150 से 160 तक जो है वो मुकर्रर की जाती है। रोज़ाना की बुनियाद पर 5 से 10 रुपये का उतार चढ़ाव भी देखने को मिलता है। इसके साथ दीगर सब्जियों की बात करें, जिसमें प्याज इस वक्त शहरियों के लिए परेशानी का बायस बना हुआ है। देसी प्याज मार्केट में 160 से 180 रुपये फ़ी किलो में मिल रहा है। प्याज की सरकारी कीमत भी काफ़ी बढ़ रही है, कल 136 थी तो आज 140 रुपये फ़ी किलो हो गई है। इसके साथ आलू, टमाटर और हरी मिर्च जो है वो 100 से 120 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त हो रहे हैं। कहीं टमाटर जो है वो 80 रुपये फ़ी किलो में भी दस्तयाब है, जहां आम रेडियो पर बिक रहा होता है, लेकिन दुकानों पर टमाटर की कीमत 100 से 120 है। इसके साथ आलू की सूरत हाल भी कुछ ऐसी ही देखने को मिलती है। इसके साथ मौसमी सब्जियां हैं, जिसमें गाजर, मूली, शलजम वो 160 से 80 रुपये फ़ी किलो में मिल रही हैं। इसके साथ फलों की बात करें तो फलों में अंगूर आम शहरी की पहुंच में नहीं रहा, 800 रुपये फ़ी किलो तक पहुंच गया है। अब उसकी सरकारी कीमत में भी इजाफा देखा जा रहा है, 568 तक उसकी सरकारी कीमत हो गई है। जबकि केले जो हैं वो 100 से 160 रुपये फ़ी दर्जन में, जबकि सरकारी कीमत में केले मैक्सिमम 130 रुपये दर्जन तक मुकर्रर किए गए हैं। सेब की बात करें, सेब सरकारी कीमत में तो ज़्यादा से ज़्यादा 394 तक मुकर्रर किए जाते हैं, लेकिन मार्केट में जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा 400 रुपये फ़ी किलो भी सेब फ़रोख्त हो रहे हैं। इसके साथ किन्नू 100 से 150, फ्रूटर भी 100 से 150, जबकि अमरूद 200 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से फ़रोख्त हो रहे हैं। आज की चिकन के ताज़ा भाव की बात करें तो 514 रुपये फ़ी किलो मुकर्रर किया गया है। कल जो है वो 530-37 तक मुकर्रर किया गया था। इसके साथ अंडे की कीमत की बात करें, फ़ी दर्जन 338 रुपये मुकर्रर किया गया है। अंडे की कीमत में रोज़ाना की बुनियाद पर 2 से 3 रुपये का उतार चढ़ाव रहता है। इस वक्त मार्केट में जो है वो फ़ी अंडा 25 से 30 रुपये का फ़रोख्त हो रहा है, जबकि देसी अंडे की कीमत जो है वो 35 तक भी देखने को मिलती है। तो चिकन और अंडे के अलावा जो सब्जी और फलों की मार्केट में, उसमें खुद साख्ता महंगाई को कंट्रोल करने की ज़रूरत है। शहरी भी परेशान नजर आते हैं और ज़िले इंतज़ामिया अगर सरकारी कीमतों को लागू करवाती है तो शहरियों को अक्सर सब्जियों में 40 से 50 रुपये का रिलीफ मिलेगा और अक्सर फलों में 200 से 300 रुपये का भी रिलीफ मिल सकता है। जी, बहुत शुक्रिया शकील सुल्तान आपका। और इसके साथ ही जी हम बात कर रहे थे कि किस तरह अपनी स्किन को आप जो है फ्रेश रख सकते हैं, ग्लो कैसे ला सकते हैं। अच्छा खदीजा, क्या क्या रेमेडी इस्तेमाल करती हो घर में कोई इससे रिलेटेड ऑर्गेनिक चीज़ों में? ऑर्गेनिक चीज़ों में मैं ऑरिफ्लेम की प्रोडक्ट्स यूज़ करती हूँ, डिफरेंट लेकिन ब्रांड्स डिफरेंट ब्रांड्स की, तो ये हम्म। वाली के लिए इतना टाइम नहीं मिलता।
अच्छा ये बताओ कि भी हूँ ना, राइटिंग मतलब लिखती भी हूँ, कोई घर में कोई पोइम्स टाइप या कोई मोटिवेशनल चीज ऐसी, और कोई जैसे पोएट्री से मुतालिक हो गई, तो मेरा इसमें भी काफी ज्यादा शौक अच्छा, है। शायरी का शौक है? शायरी का ना वो सिलेक्टिव, अच्छा, ये नहीं कि हर शायरी कोई शायरी तो सुन ले। हमें शेर, मैंने कहा शेर कभी जिंदगी याद नहीं हुआ मैंने खदीजा से कोई शेरी सुने हुए। नहीं, मुझे कभी कुछ याद नहीं हुआ। अच्छा। वैसे लिखा हुआ है तो वो मैं कोई आपको आसान सा कोई याद भी नहीं है? कोई लाइन जो आपको बहुत पसंद हो, कोई अच्छी सी? नहीं, मुझे ऑन द स्पॉट वैसे ये चीज इतनी याद आती नहीं है, ठीक है। लेकिन मैंने लिखा हुआ वो मैं प्रोग्राम के आखिर में आपको इस साथ शेयर करूंगी जरूर। ठीक है। लेकिन जो ये है ना, तो वो मेरी भी दूसरी एक्टिविटीज इतनी होती हैं कि मुझे इस तरह की चीजों के लिए इतना टाइम नहीं मिलता। तो जो वो मेरी जो ब्रांड की मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स होती हैं वो बहुत अच्छी हैं मेरी, तो वो मैं यूज करती हूँ, तो फिर वो सब कुछ सही रहता है। मतलब स्किन की भी केयर करती हैं, चलें ये भी अच्छी बात है। और अपना ख्याल भी रखना चाहिए ना, अपने लिए टाइम निकालना बड़ा जरूरी है। इससे मजीद भी बातचीत होगी नाज़रीन, अभी हमें जाना ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। अच्छा ये बताओ कोमल कि इसके अलावा क्या क्या टोटके हैं जो आप समझ रही हैं कि बड़े आसान हों, क्योंकि महंगाई का दौर है ना, हमने वो महंगाई का भी दौर है, है और आज मैंने सबको वही टिप्स बताई हैं जो बहुत ज्यादा इजी हैं और घर में पड़ी भी होंगी, बल्कि आप ऑन शो आप लाजमी अभी अभी बना लें, साथ साथ देखते भी रहे। सही है। इसके अलावा मेकअप का मैं आपको कहूंगी, विंटर में आप लाजमी मेकअप भी अप्लाई करें, और थोड़ा ना शौक डार्क मेकअप, डार्क लिपस्टिक चेंज कर लें, जो लाइट यूज करती हैं वो भी डार्क यूज करें। इससे ये होता है कि आपकी अपनी जो सेल्फ होती है ना, वो भी आपको लगता है कि थोड़ा चेंज हो गया, अच्छा लगता है थोड़ा चेंज लुक से। और ये नहीं कि आप मेकअप ही करते रहें और फिर बाद में कहें अब एक्नी हो गई है, हमें इसने कहा था कि मेकअप यूज करो। मैं सबको ये भी कहूंगी कि मेकअप से ना जिल्द की सतह जो डेली रूटीन में करती है उनकी मुतासिर होती है, कि आप एक रूटीन में फेस पे अप्लाई कर रहे हैं प्रोडक्ट्स वगैरह। सोचो मेरी स्किन का क्या हाल हो नहीं, उसके साथ साथ ये होता है ना कि आप कोई अच्छा सा मॉइस्चराइजर वगैरह क्लींजिंग के साथ मेकअप सनब्लॉक बड़ा जरूरी है आपका, ये बड़ा अच्छा होता है। सनब्लॉक जरूरी है, और इसके अलावा ना आप सॉफ्ट के साथ कभी भी मेकअप को रिमूव ना करें। अच्छा से अपने पास क्लींजर रखें, उसके साथ आप अच्छे से क्लींजिंग करें और फिर आप फेस वॉश करें। आप वेट टिश्यू पेपर भी यूज ना करें, काफी होती है उन्होंने टिश्यू पेपर रखे होते हैं, उससे जल्दी जल्दी उतार के फिर जाके सॉफ्ट के साथ वॉश कर दिया, इससे साइड इफेक्ट होते हैं आपके फेस पे। इसका बेस्ट सोल्यूशन ये भी होता है कि अगर हम मेकअप किया हुआ है ना, तो वेस्लिन थोड़ी सी लेके ना, वेस्लिन लेके उसका फेस पे मसाज करें, तो वो जो वेस्लिन इतनी सॉफ्ट होती है, तो वो आपके मेकअप जितने भी किए हुए होता है ना, सारा वो उसके अंदर ऑब्जर्व हो जाता है वेस्लिन में। और फिर आप उसको किसी भी अच्छे टिश्यू पेपर से स्टैंडर्ड तो वो यूज कर लें, तो वो आपकी सारी जो ऊपर की जो स्किन पे वो मेकअप होता है वो उतर जाता है। फिर आप उसके बाद कोई अच्छा सा मॉइस्चराइजर लगा के और आप किसी अच्छी चीज से मुंह धो लें फेस वॉश से, तो आपकी स्किन बिल्कुल नीट हो जाएगी। ठीक है, ये ने भी जो है ना सोच लिया कि साथ में मैं भी टिप्स देती जाऊँ। अच्छी बात है ना। और किसी के पास घर में अगर कोई भी चीज नहीं है, कोई इतना लेजी है, कहता है कुछ भी नहीं है, दूध तो होगा ना, आप दूध के साथ अपने फेस पे क्लेंजिंग कर लें। ये भी अच्छा। आप दूध बहुत जबरदस्त होता है, और ड्राइनेस स्किन के लिए भी, नॉर्मल स्किन के लिए भी, ऑयली के लिए भी, तीनों पे आप कच्चा दूध लें या बॉयल हुआ भी पड़ा है, इमरजेंसी आप नहीं कर सकते तो आप थोड़ा सा कॉटन ले लें, कॉटन बड भी नहीं है तो आप हल्का हल्का फेस पे लेके या किसी भी तरह से आप फेस के साथ उस पर अप्लाई करें, थोड़ी देर उसको रब करें और फेस वॉश कर लें। ये भी एक बहुत अच्छा क्लेंजिंग है सर्दियों के लिए, विंटर में। चलें, ये तो बहुत अच्छी बात है कि ये सर्दियों के लिहाज से बता रही हैं कि स्किन का आपने ख्याल कैसे रखना है, कि स्किन आपकी किस तरह से ग्लो कर सकती है और किस तरीके से शाइन आ सकती है। तो ये मिल्क जो है, ये इसकी मिल्क की क्लींजिंग से तो वैसे ही आपका शाइन और बढ़ जाती है। वैसलीन और या ग्लिसरीन की बात की जाए, ये तो सर्दियों में हर घर में होती है, लाजमी होती है। उसमें तो लाजमी आपने अपना ग्लिसरीन, आपका लीमू, लेकिन मैं ये कहना चाहूंगी कि इससे ना अगर आप फेस पे यूज करते हैं ना, तो डेड स्किन जो होती है होने लग जाती है, और स्किन ना कलर आपका डल होने लग जाता है, फेयर नहीं होता। अगर आप इसके अंदर थोड़ा रोज वाटर और सिरका यूज कर लेंगे ना, आप सेपरेट मिक्सर बना के अंदर, हाँ जी, सिरका और रोज वाटर, ठीक है, आप थोड़ा अच्छे से मिक्स कर लेंगे ना, तो वो थोड़ी लिक्विड में जैसे ऑयली लगती है, इस तरह भी नहीं होगी, और फेस पे मोर देन शाइन भी आती रहेगी, ड्राइनेस भी खत्म होती रहेगी। चलें जी, आज तो बेहतरीन कोमल जो है ना हमें टिप्स दे रही है। अच्छा खतीज, ये बताएं अभी क्या एक्टिविटीज चल रही हैं आपकी, क्या क्या काम कर रही हैं, किस तरह लोगों के लिए, जो आप क्या देखती हैं बाहर के लोगों को क्या क्या मुश्किलात हैं, जिस तरह बहुत सारे डिसेबल पर्सन्स हैं उनको क्या मुश्किलात पेश आती हैं, आपकी अपनी लाइफ से रिलेटेड भी जो आपने मुश्किलात देखी?
मैंने अपनी लाइफ में जो मुश्किलात देखी वो दूसरे लोगों की निस्बत काफ़ी कम थी, क्योंकि मैं एक ऐसी फैमिली से थी जो हर तरह से हर चीज़ अफोर्ड कर सकती थी, व्हील चेयर और एसेसिबल बिल्डिंग और वॉशरूम वगैरह। जो हमारे यहाँ सोसाइटी में जो डिसेबल पर्सन सबसे ज़्यादा जो चीज़ फेस कर रही है ना, एक तो पाकिस्तान में ना कोई भी बिल्डिंग या कोई पार्क्स हैं, पब्लिक प्लेसेस हैं, गवर्नमेंट प्लेसेस हैं, वो एक्सेसिबल नहीं हैं। जैसे वहाँ पे रैंप नहीं है, जा नहीं सकते। यूनिवर्सिटीज़ हैं, वहाँ रैंप नहीं है, इतनी स्टेयर्स हैं ऊपर चढ़ना एक पर्सन के लिए। जैसे मैं खुद बताती हूँ कि मैं यूनिवर्सिटी में एक एग्ज़ाम्स देने गई मास्टर्स के, तो मुझे हर पेपर में 40 स्टेयर्स ऊपर व्हीलचेयर लेकर जाते थे और फिर पेपर दिलवाते थे और फिर वो, हालांकि वो चाहते तो वो सिस्टम नीचे भी कर सकते थे। कोई चीज़ इतनी डिफिकल्ट होती नहीं है, सवाए हमारे अपने जहन में होती है चीज़। तो नहीं, ये हमारा रूल है, हम ऐसा नहीं कर सकते, हम एडमिनिस्ट्रेटर को जवाबदेह हैं। ठीक है, आपके पास देखें एक स्पेशल केस है, तो आप उस चीज़ को, एक इंसान को आप उसको इतनी यानी कि गाइड करें या उसको इतना मोटिवेट करें कि उसको उस वक्त अपनी बीमारी महसूस ना हो, कॉम्प्लेक्स ना हो। जैसा अब वर्कशॉप क्लासेस लेनी थी तो वो तकरीबन 650 स्टेयर्स थी, तो वो मैं 5 घंटे वहाँ बैठी रही नीचे अकेली। तो उन्होंने ऐसे कि मुझे ना, ये नहीं कि मेरी अटेंडेंस लगवा दो, मैम आप चली जाएं, आप 5 घंटे इस तरह इतनी गर्मी में व्हील चेयर पे आप बैठी रहेंगी। और लेकिन जब सारी क्लास खाली हो गई, वो घरों में चली गई, फिर एंड में जाके मुझसे अटेंडेंस लगवाई गई, फिर मुझे घर जाने दिया और 6 घंटे में वहाँ पे कुछ भी नहीं कर रही थी। तो ये देखे ना, ये चीजें इंसान के अंदर कॉम्प्लेक्स लाती हैं। चले, मैं तो एक ऐसी थी कि उस वक्त मैंने मतलब कि वो जो एक टाइम होता है वो तो गुजर गया, लेकिन आपके जहन में एक बात नक्श तो हो जाती है ना कि इस मौके पे ऐसा हुआ था, इस मौके पे ऐसे किया था। तो ये जो चीजें होती है ना कि लोगों को देखना चाहिए कि हम ऐसी चीजें ना करें जिससे लोगों के अंदर कॉम्प्लेक्स पैदा हो। दूसरी बात ये है कि लोगों को क्या, ये तो मैं अपनी ज़ात के हवाले से एक दो ऐसी बातें हैं, तो इसके अलावा भी काफ़ी बातें हैं, लेकिन जो लोगों को जो मसाइल फेस करने पड़ रहे हैं वो ये कि एक्सेसिबल बिल्डिंग्स नहीं है, होटल्स नहीं है, रेस्टोरेंट नहीं है, पार्लर्स नहीं है, पब्लिक प्लेसेस नहीं है, और जो जॉयलैंड्स हैं, ऐसी चीज़ें जो भी हैं एक चीज़ें, तो ये बिल्डिंग्स वगैरह ऐसी नहीं है। अगर आप कोर्ट में जाते हैं स्टेयर्स हैं, अगर आप स्कूल जाते हैं स्टेयर्स हैं, अगर आप यूनिवर्सिटी जाते हैं स्टेयर्स हैं। तो ये क्या बिहेवियर है एक डिसेबल पर्सन के लिए? सबसे पहले वो स्टेयर्स को देखेगा और परेशान होगा और उसको कॉम्प्लेक्स होगा और उसके जहन में सबसे पहला ख्याल यही आएगा, काश मैं ठीक होती तो मुझे ये चीज़ फेस ना करनी पड़ती। ये फर्स्ट एक मेन चीज़ है जो उसके अंदर कॉम्प्लेक्स आएगा। गवर्नमेंट को इस लेवल पे काम करना चाहिए। और दूसरी बात ये है कि लोगों को, ऐसे पर्सन जो डिसेबल हैं ना, उनको तालीम देनी चाहिए। तालीम मैं समझती हूँ एक एजुकेशन और उनका एक सोर्स ऑफ इनकम। देखो एजुकेशन जो होती है ना वो इंसान को बहुत स्ट्रॉन्ग करती है, बहुत अच्छा, एक कॉल ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, इशफाक है हमारे साथ बहावलपुर से, क्या कहना चाहेंगे? वालेकुम सलाम जी, कैसी है मैम? मैं ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। जी, मेरा सवाल है, जैसे सर्दी है ना तो स्किन ड्राई हो जाती है और ये पिंपल होते हैं, जैसे ही बंदा सुबह उठे तो फेस के लिए कोई केयर बता दें। आपको पिंपल्स, एक्नी का मसला है? जी ठीक है, बहुत शुक्रिया कॉल करने का। हाँ भाई, अभी देखो मेल आ गए हैं, तुमने फीमेल्स के लिए बता रही थी, मेल्स के लिए भी बताओ। मैंने बताया था कि जो मैंने टिप्स बताई है मेल फीमेल दोनों पे अप्लाई। आजकल ना मेल जो है उनको ज्यादा क्रेज है फीमेल से भी। सैलून्स में बहुत रश होता है, इतने सैलून्स बन गए हैं ब्रांड के, वो भी मेल्स के लिए। कैराटिन करवाते हैं, रिबॉन्डिंग करवाते हैं, फेशियल। तो अभी क्या करें जिनको एक्नी का इशू है? जिनको एक्नी का इशू है इनके लिए मैं एग मास्क, मैंने बताया कि जर्दी आप निकाल के वो यूज करें फेस पे ना, जर्दी का मास्क लगाएं। जर्दी का मास्क लगाएं, जर्दी और वो जो व्हाइट है उसको, व्हाइट को सेपरेट कर देना है, सफेदी सेपरेट कर देनी है, जर्दी का लगाना है, उससे आपका एक्ने भी खत्म हो जाएगा और फेस पे ग्लो भी आएगा। एलोवेरा जेल आप यूज करें और विटामिन ई का कैप्सूल जो है नारियल के ऑयल में यूज करके वो रात को लगाएं, 2-3 दिन में आपका सेट हो जाएगा। चलें, ये तो ये बड़ा बेहतरीन आसान सही हल है ये भी, है ना? चाहे वो मेल है चाहे फीमेल है, उन दोनों की स्किन के लिए ये बड़ा बेहतरीन है। अच्छा जी, हम बात को कंटिन्यू करते हैं। खदीजा से बात कर रहे थे जी।
के तालीम हो गई और एक सोर्स ऑफ इनकम। देखें, एक हर इंसान के लिए खुद पर डिपेंड करना ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग है। जब तक इंसान खुद पर डिपेंड करेगा तो उसको ये एहसास होगा कि वो खुद किसके लिए कितना इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले आप अपनी ज़ात के लिए कितना इम्पोर्टेंट है, आपको खुद को ये रियलाइज़ करवाना है। जब ये दो चीज़ें एक इंसान में इकट्ठी हो जाए ना, या डिसेबल पर्सन में, तो उसके अंदर काफ़ी हद तक जो उस चीज़ का कॉम्प्लेक्स है ना डिसेबिलिटी का, वो काफ़ी हद तक ओवरकम किया जा सकता है। फिर उसके अलावा सोसाइटी बिहेवियर सबसे मेन चीज़ ये है। जैसे क्या ये पढ़ के क्या करेगा, ये तो कुछ कर नहीं सकती या कर नहीं सकता, या कमा लेगा, कितना कमा लेगा, थोड़ा बहुत कमा लेगा, तो ये बिहेवियर क्यों है? थोड़ा कमाना, ज्यादा कमाना, ये क्या है, या ये क्या कर लेगा या क्या नहीं कर सकता, तो कुछ ना कुछ वो एक देखे ना उसकी लाइफ में एक इतना बड़ा मिसहैप है। और कुछ नहीं तो वो अपने आप को बिजी रख कर अपनी जात को और कॉम्प्लेक्स से, डिप्रेशन से, फ्रस्ट्रेशन से, डेप्रिवेशन से जो वो सेव कर रहा है और किसी के ऊपर बोझ नहीं बढ़ रहा, अपनी फैमिली पर बर्डन में, इससे बड़ी क्या बात है? बिल्कुल ऐसे। इसमें मजीद भी हम इनसे जानेंगे। नाज़रीन, अभी हमने जाना है ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। अच्छा जी, हम बात कर रहे थे एक तो कि इस टाइम क्या क्या इनकी एक्टिविटीज़ चल रही हैं। साथ ही कोमल ये बताएं, ग्लासी स्किन कैसे मुमकिन है, ये बताएं। आज के दौर में हम समझते हैं कि जिस तरह आपने बहुत महंगी प्रोडक्ट्स यूज़ कर ली या ट्रीटमेंट्स करवा लिए, तब जाके कहीं ना कहीं वो भी सेशंस लेने पड़ते हैं। तो आसान से क्या तरीक़ेकार है? आसान से तरीक़ाकार यही है कि आप टिप्स यूज़ करें, जो अफोर्ड कर सकती हैं वो भी जाएं, लेकिन अच्छे डर्माटोलॉजिस्ट, अच्छे सर्जन के पास जाएं, खुद से यूज़ ना करें। और इसके अलावा अगर आप खुद से भी कोई प्रोडक्ट्स वगैरह बाजार से यूज़ कर रही हैं तो वो केमिकल्स वाली ना करें। ठीक है। वो यूज़ करें जो अच्छी ब्रांड की हो, ऑर्गेनिक हो, ज़्यादा केमिकल पे ना हो, ऑर्गेनिक में भी हो। और दूसरा मतलब जो ब्रांड की प्रोडक्ट्स हैं, बहुत सी ब्रांड की प्रोडक्ट्स वगैरह हैं, तो उसके भी साइड इफेक्ट वगैरह नहीं होते, वो आपकी स्किन के लिए बेटर रहती है, जिसको क्रेज हो। और ब्रांड की चीजें भी आप लेने जाए ना तो आपको अच्छी खासी एक्सपेंसिव पड़ती है। जिनको एक्सपेंसिव लगती है उनके लिए फिर हमने इतनी सारी टिप्स भी तो बताई है ना। ऑयली के लिए ग्लासी स्किन कैसे हो जाती है? मतलब बहुत सारी मैंने खवातीन की बड़ी अच्छी, एक दो मेरी अपनी खुद जानने वाली हैं, उनकी माशाल्लाह स्किन इतनी खूबसूरत है, मुझे उनकी स्किन बहुत अच्छी लगती है। तो मैं हमेशा उनसे बोलने कहती यार आपकी स्किन माशाल्लाह। कुछ लोगों की ना खुद भी एक होता है ना कि कुदरती तौर पर उनकी स्किन बड़ी अच्छी होती है, लेकिन ना काफी होती है वो डाइट वगैरह अच्छी लेती है, सैलेड का यूज करती है, फ्रेश जूसीज का, फ्रूट्स का, तो वो रूटीन में बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें यूज़ करती हैं, जिसकी वजह से स्किन और ज़्यादा ग्लो करती है। अब ये नहीं कि आप सिर्फ फेस पे लगाते रहेंगे तो फ्रेश रहेगी। आप जैसे सर्दी है, मैं सबको ये कहूँगी कि आप पानी भी बहुत ज़्यादा पिए। ऐसा नहीं है कि आप सर्दी आ गई आप पानी ना पिए। सर्दियों में पानी नहीं हम बड़ा कम पीते हैं, तो मुझे भी रह रह के याद आता है कि पानी पीना। सर्दियों में ऑरेंज बहुत ज़्यादा होती है, ऑरेंज खाने से आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ग्लो करती है, विटामिन सी आपको मिल जाता है। और बाकी आप कुछ और यूज़ करें ना करें, मैंने एंटी एजिंग, एंटी रिंकल्स के लिए भी बहुत अच्छा टिप बताया, ड्राई स्किन के लिए बताया कि वो आप फेस वॉश वगैरह कुछ लोग जो हैं वो जानना चाह रहे हैं कि उनके बाल गिरते हैं और कम उम्र में जो है उनके बाल सफेद हो जाते हैं, क्या करना चाहिए? जिनके बाल वाइट हो जाते हैं या हेयर फॉल होता है, उनके लिए मैं ऑलरेडी बताया है कि आप स्ट्रेस लेते हैं, जहनी दबाव या फिर कोई इस तरह की रीज़न होती है, शैम्पू भी चेंज करना चाहिए, हर 3 मंथ्स बाद शैम्पू चेंज करना चाहिए। काफ़ी लोग होते हैं कि वो कहते हैं हम स्टार्ट से एक ही शैम्पू यूज़ कर रहे हैं, तो वो करते रहे। तो अगर बहुत ज़्यादा किसी को इशू है, आम योगर्ट वगैरह का भी है, योगर्ट मास्क आप लगा सकते हैं, उससे हेयर फॉल काफ़ी हद तक रुक जाता है आपका। ठीक है। या आप सीरम अच्छा सा कोई यूज़ कर लें, ब्रांडेड सीरम से जो जॉब वाली होती हैं लेडीज़ वगैरह, उनके पास इतना टाइम नहीं होता कि वो टिप यूज़ करें, तो वो अपने लिए एक सीरम ले रहे हैं और आप सीरम को स्किन पे ना बहुत ज़्यादा छाइयाँ पड़ जाती हैं, छाइयाँ होती हैं, स्किन पैचेस पड़ना स्टार्ट हो जाते हैं, उनके लिए क्या करना चाहिए? उनके लिए मैं ये बताना चाहूँगी कि आपने लीमू और थोड़ा सा शुगर लेना है, इन दोनों को फ्रेश मास्क बनाना है, पीसी हुई शुगर हो। ठीक है। इसका आपने रिंकल जहाँ पे छाई आपकी पड़ी हुई हो उस जगह आपने लगाना है, फ्रैकल वाली प्लेस पे। ठीक है। तो ये आप देखेंगे 3-4 डेज बाद आपका खुद ही रिजल्ट नजर आएगा। ये मेरी अपनी बहन यूज़ कर रही है वो, और इतनी हैप्पी है बहुत ज़्यादा। अच्छा, मतलब बिल्कुल रिमूव और उसको शुगर को आपने जो है पीस लेना है। शुगर को पीसी हुई
शुगर रख लेते ठीक है ठीक है, उसका पेस्ट बन जाएगा। फ्रेश बनाना है, फ्रेश, ये नहीं उसमें नींबू ऐड कर दें और वो पेस्ट लगा हाँ दें। थोड़ा सा उसी वक्त लगा देना जहाँ पे हो फ्रेकल, तो उससे आपकी फ्रेकल्स जो है वो खत्म हो जाती हैं, बहुत दोबारा तो नहीं हो जाती हैं या हो जाती हैं? दोबारा हो ना हो ये तो एक टिप है ना। हाँ। अगर आप डाइट अच्छी रखेंगे, सुबह के टाइम आप निहार क्योंकि आपके इंटरनल जो है चीजें आपकी दुरुस्त हो, आपका स्टमक बेहतर हो। हाँ। जिनको फ्रेकल का इशू है ना, वो खजूर और दूध का लास्ट में इस्तेमाल करें, उससे भी बहुत अच्छा रिजल्ट रहता है। ये बेहतरीन है, हर चीज में अल्लाह ताला हमारे पास तो ये तमाम नेमतें हैं, तमाम भरपूर नेमतें भी हैं, फायदा और आम कोई अफोर्ड कर सकता है नहीं कर सकता, ये चीजें तो घर पे घर में मौजूद होती हैं। हैं। बिल्कुल ऐसे ही है जी। अच्छा ये बताएं खदीजा, बहुत सारी हमारी खवातीन जो हैं, जो हम देखते हैं बच्चे भी हैं स्पेशली, आप उनके बारे में क्या कहना चाहेंगी? जो लोग अभी हम देखते हैं ना, मोस्टली लोगों का इस तरफ तवज्जो नहीं होती, जिस तरह हम पहले भी बात कर रहे थे कि तालीम नहीं दिलवानी। अच्छा बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स हैं जिनके लिए बड़ा मसला है, कुछ लोग ये उनकी मेंटालिटी होती है कि इसको सड़क पे बिठा देंगे तो अच्छे खासे पैसे घर ले आएगा कमा कर। कुछ लोग इस तरीके से, मैं बहुत सारे पेरेंट्स को ऐसे देखा, उनके भाइयों को, बहन भाइयों को, कि वो अपने बच्चों को लेकर जा रहे होते हैं, एक ख़ास उन्होंने मखसूस जगह उन्होंने सेलेक्ट की हुई होती है, वहीं बिठाते हैं, सुबह से लेकर शाम तक वो वहीं बैठा होता है, और उसके बाद शाम को आते हैं बाइक पे या रिक्शे पे उनको वापस ले जाते हैं। देखिए सबसे बड़ी मेन बात यही आ गई ना कि उनके पास एजुकेशन नहीं है। अगर उनके पास एजुकेशन होती तो बेसिकली उनके अंदर अवेयरनेस होती कि ये चीज़ें सही नहीं है, रॉन्ग है, ये एक इंसान की सेल्फ रिस्पेक्ट के अगेंस्ट है। सबसे बड़ी बात ये कि अवेयरनेस नहीं है, एजुकेशन नहीं है। फिर ये है कि गवर्नमेंट का इस लेवल पे क्या रोल है। एक गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट के अलावा आप एक ऐसे इदारे जो एनजीओज हैं, कुछ एनजीओज का पॉजिटिव रोल है, कुछ एनजीओज का इतना पॉजिटिव रोल नहीं है। जो एनजीओज का पॉजिटिव रोल है वो उनको ऐसी क्लासेस करवाएं जिससे ये बताया जाए कि आप अगर ऐसी सिचुएशन में हैं तो आपने एक इंसान की कैसे हेल्प करनी है। जो उनके पेरेंट्स उनको लेके जाते हैं उनको ये बात समझाएं कि ऐसे बच्चे के लिए कोई सेल्फ रिस्पेक्ट के अकॉर्डिंग उसके क्या चीज़ बेहतर हो सकती है। तो जो मतलब कि ये पेरेंट्स के ऊपर के सबसे पहले तो उनको एजुकेट करना है, उनको अवेयरनेस देने की ज़रूरत है, उनको ये बात बताने की ज़रूरत है, और इसके अलावा बच्चे को भी मोटिवेट करने की, अगर वो चाहे मेल है फीमेल है, उसको मोटिवेट करने की ज़रूरत है कि देखो आपके साथ ये बीमारी है। लोगों के साथ तो इससे भी ज़्यादा बड़े बड़े मसाइल होते हैं। कुछ लोग हॉस्पिटल में ऐसे पड़े होते हैं, जब तक उनको सांस की नाली लग रही है, वो सांस ले रहे हैं, स्टमक ट्यूब लगी हुई है या कोई और इतने मसले हैं, और वो जब तक उनके साथ कोई मशीन नहीं लगी हुई, उनका हार्ट पंप नहीं कर रहा, कितने ज्यादा ऐसे मसाइल हैं, तो हम उनसे बहुत बेहतर हैं। तो अच्छा खदीजा, हमारे पास टाइम क्योंकि बहुत शॉर्ट है। अब बातें तो हम कहते हैं ना, जहाँ पे तीन बैठ जाएं तो खवातीन, तो बातें खत्म नहीं हो सकती। एक बस ये लास्ट बात है कि एक एजुकेशन, एक उनका सोर्स ऑफ इनकम, और एक उनको अवेयरनेस, ये तीन चीजें अगर आप किसी भी इंसान को दे देंगे ना, तो मेरे ख्याल में 99% इश्यूज है ना वो सॉल्व हो जाएंगे। खदीजा बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा आप हमारे शो का हिस्सा बनी, बड़ा मजा आया आपके साथ बातें करके। कमल आपका भी बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छी अच्छी टिप्स दी जो कि मेरे ख्याल में तमाम खवातीन जो हैं वो इजीली अपने घर में इस्तेमाल भी कर सकती हैं, और हम भी करेंगे जी, हम भी कमल की टिप्स को जो है वो लाजमी अपने ऊपर अप्लाई करेंगे। बहुत शुक्रिया आप दोनों का। और इसके साथ ही नाज़रीन, आज का शो यहीं पे खत्म हुआ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, इंशाल्लाह ज़िंदगी ने साथ दिया तो सुबह आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।